हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। आज के इस सेशन में हम यूपीएससी सी सेट के सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो आपके पूछे गए थे। और काफ़ी लोग कह रहे हैं कि पेपर बहुत डिफिकल्ट आया है। हो सकता है पिछले सालों के कंपैरिजन में डिफिकल्ट हो, लेकिन अगर आप यूपीएससी सी सेट के पैटर्न को समझेंगे तो उस हिसाब से इसमें जितने क्वेश्चन हमें करने थे क्वालिफाई करने के लिए वो इजीली किए जा सकते थे। मैंने आप लोगों के लिए जो क्वेश्चंस हैं वो चैप्टर वाइज अरेंज कर दिए हैं, टाइप वाइज भी अरेंज कर दिए हैं, जिससे कि जब हम क्वेश्चंस को समझें तो आपको एक्चुअली में पता चले एग्जाम किस स्तर का पूछा गया था और आपको कौन से क्वेश्चंस पहले करने थे, कौन से बाद में, जिससे कि जो यूपीएससी सी सेट दे के आए हैं बच्चे उन्हें कोई भी दिक्कत ना हो और वो इजीली से क्वालिफाई कर पाए। ठीक है, तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चंस दिए जाते हैं, किस तरीके से हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, सो डेट हमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। और जो एसएससी वाले बच्चे इन क्वेश्चंस को देख के घबरा रहे हैं कि कहीं एसएससी का पेपर ऐसा नहीं आ जाएगा, देखो आपको पैटर्न में डिफरेंस समझना पड़ेगा। पहली चीज तो जो यूपीएससी में सीसेट का पेपर होता है, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिसमें आपको शायद 33% नंबर क्वालिफाई करने के लिए लाने होते हैं या काफी कम कट ऑफ रहती है इसकी। दूसरी चीज, यहाँ पे टोटल 80 क्वेश्चन के लिए आपको कितना टाइम मिलता है? 2 घंटे आपको 80 क्वेश्चंस के लिए ही सिर्फ दिए जाते हैं। ठीक, तो हर एक क्वेश्चन के लिए लगभग 1.5 मिनट हो गए, जो कि एसएससी एग्जाम से कहीं ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइमिंग का कंस्ट्रेंट कम रहता है। और दूसरी चीज, यहाँ पे जो 80 क्वेश्चंस होते हैं इसमें देखो मैथ्स के आएंगे कुछ क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग के आएंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आएंगे, डिसीजन मेकिंग के आएंगे और डाटा इंटरप्रिटेशन के आएंगे। ठीक है, इस तरीके से रहते हैं, जिसमें मैथ्स के जो क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं लगभग 32 के आसपास पूछे गए हैं, जो मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस भी करूंगा और उन्हें मैंने टाइप वाइज अरेंज भी कर दिए हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे नंबर सिस्टम के 10, एलसीएम एचसीएफ के 3, एवरेज का 1, 3 टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के, टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन है, परसेंटेज के 3 क्वेश्चन है और स्टेटमेंट बेस्ड 11 क्वेश्चन। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में कुछ बच्चों को दिक्कत रहती है, चलो अगर मैं वो हटा भी दूं तो भी आप देखेंगे 32 में से आप लगभग यहाँ पे 21 क्वेश्चंस आराम से कर सकते हैं पेशेंस के साथ। ठीक है, बाकी कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी इजी हैं। जो भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा एक तो क्या कहते हैं टॉपिक वाइज होंगे, ऊपर से मैं आपको बेसिक से चीजें बताता हुआ भी चलूंगा, जिससे कि आपको समझने में दिक्कत ना आए। ठीक है, कोई मेरे को जल्दबाजी नहीं है यहाँ पे क्वेश्चंस कराने की कि मेरे को ये 32 क्वेश्चन 1 घंटे में ही खत्म करने, हो सकता है सेशन 1.5 घंटे तक जाए, लेकिन चीजें आपको समझ में भी आएंगी और आपको एक्चुअली पेपर का पैटर्न भी समझ आएगा कि जब आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो आपको तरीका क्या फॉलो करना चाहिए। कोई भी मुश्किल क्वेश्चन अगर आपको स्टार्टिंग में मिल गया उसको देख के घबराना नहीं है, इसलिए मैंने टाइप वाइज अरेंज करें आप लोगों के लिए। बाकी चैनल से जुड़े रहिए, जिसमें एसएससी एग्जाम्स, रेलवे एग्जाम्स और सभी एग्जाम्स के लिए सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको मिलती रहती है। कुछ इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है, अगर आप एसएससी एग्जाम्स या रेलवे एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं वो आपको हेल्प कर सकती हैं। और हर संडे को लाइव टेस्ट भी होता है, कंप्लीट तैयारी के लिए आप जो पेड कोर्सेज हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम नंबर सिस्टम के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन में कहता है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n बता दो जिससे कि ये पूरा का पूरा जो हमें दे रखा है ये डिविजिबल हो जाए किससे? 35 की पावर n से। अच्छा, 35 की पावर n को अगर मैं स्प्लिट करूं प्राइम नंबर्स में, आप कहेंगे सर ये 7 × 5 की पावर n है, तो हाँ ये 7 की पावर n से भी कटना चाहिए और 5 की पावर n से भी कटना चाहिए, है ना। तो मैक्सिमम n की मान बताना होगा, हमें काटना है इस पूरे फ्रैक्शन को यहां से लेके यहां तक। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे मेरे को 7 दिख रहा है, ये मेरे को 7 की पावर 3 दिख रहा है ना, तो 7 की पावर 4 तो यहीं पे आ गया हमारे पास। फिर एक यहाँ पे 7 इंटू में 1 1 1 1 1, यहाँ पे भी 7 दिख रहा है, 7 5 बार दिख रहा है। 2401 को भी अगर आप स्प्लिट करेंगे तो ये 7 की पावर 4 होती है, तो 7 की पावर तो हमें बहुत ज्यादा दिख रही है ऊपर से टच करने में। अगर मैं 5 की पावर देखूं, देखो ये मेरे पास 1000 है, ये होता है 10 क्यूब, इसमें क्या मिलेगा 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब, तो 5 की पावर 3। मेरे को 7 और 5 से मतलब है, तो मैं 5 और 7 का ही देख रहा हूं। अगर मैं 385 को देखूं, बस लास्ट डिजिट मेरी 5 से डिविजिबल है, बाकी पीछे से अगर मैं मूव करूंगा तो इसमें एक 5 का फैक्टर सिर्फ एक ही आएगा, 5 की पावर 1 से डिविजिबल हो गए। अगर आप इसे काटेंगे भी तो अगर मैं 5 से काट दूं इसे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 77। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको 7 का फैक्टर मिल जाएगा। क्या 5 का फैक्टर कहीं और मिल रहा है आपको? नहीं। आप कहेंगे सर 5 की मैक्सिमम पावर जो इसे काट सके, 5 की पावर 1 इंटू में 5 की पावर 3, तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है मल्टीप्लीकेशन में, तो 5 की पावर 4 मैक्सिमम इसे काट सकता है। अब 7 की पावर तो मेरे को पता है 3 इधर है 4 इधर, 7 की पावर तो बहुत ज्यादा आएगा, तो 35 की पावर n से तभी कट पाएगा जब हम देखेंगे 5 की पावर, जिसकी पावर कम होती है उससे कंपेयर करते हैं, तो 5 की मैक्सिमम पावर जो है 4 वो इसे काट सकती है, तो मैं कहूंगा 35 की पावर 4 ही क्या होगी? इसे काट पाएगी।
ठीक है, क्योंकि आगे 7 से तो कटेगा लेकिन 5 से नहीं कटेगा, तो वो आंसर नहीं जा पाएगा मेरा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 4। समझ में आ गया? आपको इस क्वेश्चन को देखते समझ जाना चाहिए था कि 7 की भाई बहुत सारी पावर्स आ रही हैं, तो हमें 5 का देखना पड़ेगा। 1000 में 5 की पावर 3 होती है, 385 में यूनिट डिजिट ही 5 से कट रही है, तो हमारे पास 5 की पावर 1 से ही कटेगा और हमारे पास क्या आएगा? आंसर आ जाएगा। 5 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है ना, 5 की पावर 1 से वो नंबर डिविजिबल होता है जिसकी लास्ट डिजिट 5 से कटे। 5 की पावर 2 से वो नंबर डिविजिबल होता है जिसकी लास्ट 2 डिजिट 5 की पावर 2 से कटे। 5 की पावर 3 से वो नंबर डिविजिबल होता है जिसकी लास्ट की 3 डिजिट 5 की पावर 3 से कटे। ठीक है, ये सारे रूल्स वगैरह हम पढ़ते हैं। तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पे n का मान कितना? 4। चलें आगे। सिंपल था, मैंने ऑर्डर भी ऐसे रखा है कि पहले सिंपल क्वेश्चन हैं जिससे कि आप घबराए ना। जैसे कि मेरे को दे रखा है n² किसके बराबर दे रखा है, ये मेरे को ये वाली वैल्यू मेरे को दे रखी है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर रिवर्स में जा रहा है ना। अच्छा, आपको याद है 1 से लेके 9 तक गया फिर रिवर्स में आ गया 8 7 6 5 4 3 2 1। कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं इसके अंदर अगर आप काउंट करें तो 9 तो ये हो गई और फिर 8, 9 प्लस 8 कितनी डिजिट्स हो गई मेरे पास? यहाँ पे 17 डिजिट्स हो गई। हमें बताना है कि अगर ये n² के बराबर है तो n का मान क्या होगा, n के अंदर कितनी डिजिट्स होंगी। मैंने आपको जब स्क्वायर वाला कंसेप्ट में पढ़ा रहा था तो मैंने एक चीज आपको ये बताई थी, अगर मेरे पास कोई भी से n डिजिट का नंबर है और उसका अगर मैं स्क्वायर करता हूं ना, तो स्क्वायर करने पे n डिजिट के नंबर के मेरे पास जो नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगी वो या तो 2n होंगी या फिर वो होंगी 2n-1। ठीक, अब अगर मेरे पास यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो इवन होती हैं तो मैं इससे कंपेयर करता हूं। अगर नंबर ऑफ डिजिट्स इवन होती हैं तो उसमें क्या करते हैं? 2 से डिवाइड करते हैं। हम कहेंगे जिसका स्क्वायर क्या होगा उसमें कितनी डिजिट्स होंगी? जितनी स्क्वायर में है डिवाइडेड बाय 2। ठीक, अगर हमारे पास ओड आ जाता है स्क्वायर करने पे, जो नंबर ऑफ डिजिट्स है मेरे पास जैसे यहाँ पे ओड है, तो हम क्या कहेंगे 2n-1 किसके बराबर होगा? 17 के। और यहाँ पे मेरे पास वैल्यू 17 + 1 18, n का मान कितना आ जाएगा? 18/2 9। ये मेरा क्या आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। कोई भी स्क्वायर नंबर हो हम इस तरीके से निकालते हैं, ये तरीका आपको स्क्वायर वाले में पढ़ा रखा है। दूसरा चीज क्या हो सकता है भाई, ये वाली वैल्यू तो बहुत सिंपल दे रखी है, ये तो आपको पता भी होगा किसका स्क्वायर है। मैंने आपको क्या पढ़ाया है भाई, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 11 का स्क्वायर करूंगा मैं तो क्या होता है? 1 2 1 1 1 1 का स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा? आप कहेंगे सर 1 2 3 2 1। पैटर्न क्या बनता है मेरे पास? जैसे 11 दो बार 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 से लेके आगे बढ़ते चले तो कितनी डिजिट तक? 2 डिजिट तक, 1 2 और फिर रिवर्स, फिर वापस आ गए 1। फिर 3 है तो लगातार पहले लिखो 1 फिर 2 फिर 3, 3 1 से तो 1 2 3 एडिटीज लिखा, फिर रिवर्स में 3 के बाद वापस लिख दो 3 के आगे वाले टर्म 2 और 1। ऐसे अगर मेरे पास 1 1 1 1 हो, इसका स्क्वायर करूं तो ये होता है 1 2 3 4 3 2 1। इस तरीके से चलता है। तो ऐसे अगर मेरे पास ये वाली वैल्यू दे रखी है 1 से लेके 9 तक जा रहा है फिर रिवर्स हो गया, तो ये किसके बराबर होता है? ये होता है 1 1 1 1 1 1 6 9 बार लेना है। इसका स्क्वायर ही मेरे पास जो यहाँ पे गिवन है ये n² के बराबर होगा। और n में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे? आप कह सकते हैं सर 9 होंगी। और ये देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जैसे ही आपको गया था तो आपको पता चल जाता कि भाई ये 9 टाइम्स 1 का स्क्वायर है और मेरे पास नंबर ऑफ डिजिट्स क्या आएंगी? 9 आएंगी n में। समझ आ गया सभी लोगों को? अगला सवाल, हमें इसकी यूनिट डिजिट बतानी है कि क्या होगी। भाई ये सारे क्या है हमारे पास? ओड नंबर्स हैं, है ना, सारे के सारे ओड नंबर है। और बीच में आप देखेंगे यहाँ पे 5 है। क्या कहीं भी 2 का फैक्टर मिलेगा मेरे को? नहीं मिलेगा। अगर 2 का फैक्टर मिल जाता तो 5 × 2 0 बन जाता, तो लास्ट में 0 आ जाती, क्योंकि सारे ओड है, क्योंकि कहीं भी 2 मेरे को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई होगा और बाकी सारी वैल्यूज क्या है? ओड है। किसी भी 5 में किसी भी ओड नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो यूनिट डिजिट क्या आती है? 5। 5 में अगर इवन नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो यूनिट डिजिट क्या आती है मेरे पास? 0। क्लियर हो गया? तो डायरेक्टली हम कहेंगे मेरा आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? C 5। अगला सवाल हमारे पास कहता है कि रिमाइंडर क्या होगा जब ये 9 की पावर 3 9 की पावर 4 ही जा रहा है 9 की पावर 100 तक, इसे 6 से डिवाइड करेंगे। एक छोटी सी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए आपको, अगर 9 की पावर n को मैं 6 से डिवाइड करता हूं तो हमेशा मेरे पास रिमाइंडर क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। 9 की किसी भी पावर को डिवाइड करके देख लो आप,
जैसे 9 को डिवाइड करूंगा 6 से, रिमाइंडर क्या मिला, 3 मिला। 9 स्क्वायर को डिवाइड करूंगा 6 से तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 81 डिवाइडेड बाय 6, रिमाइंडर फिर 3 मिलेगा। 9 क्यूब को 6 से डिवाइड कर लो तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। ये 9 की फॉर्म में भी कह सकते हो, वरना आप कहोगे सर 3 की पावर n को भी अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो उस केस में भी आपको हर बार रिमाइंडर 3 ही मिलेगा। ऐसे हम कहते हैं कि भाई 4 की पावर n को 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हर केस में क्या मिलता है, 4 मिलता है। 10 की पावर n को 6 से डिवाइड करोगे तो हर केस में रिमाइंडर क्या मिलता है मेरे पास, यहां पे हर केस में रिमाइंडर मिलेगा मेरे को 4 अगेन। ठीक है, तो ये कुछ चीजें आपको पता होंगी तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली करोगे। आप कहेंगे सर इस पूरे को हमें क्या करना है, 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर बचाना है। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या मिलेगा, 9 की पावर 3 को डिवाइड करके आप कहेंगे सर रिमाइंडर 3 मिलेगा। 9 की पावर 4 को डिवाइड करके क्या मिलेगा, रिमाइंडर 3, और ऐसे चलता रहेगा। हम 100 तक जाएंगे तो रिमाइंडर 3। कितनी टर्म्स बन गई मेरे पास यहाँ पे, ये 3 से लेके 100 तक टोटल कितनी टर्म्स बनेंगी, 98 टर्म्स होंगी या नहीं होंगी, डायरेक्टली दिख रहा है 1 और 2 हट गया, बस 100 तक जा रहा है तो 2 घटा दो 98 टर्म्स। तो सम करूंगा तो 3 इंटू में 98 और 6 से डिवाइड करके हमें रिमाइंडर बताना है। आप देखेंगे यहाँ पे 98 क्या है, 49, इंटू में 2 है तो 2 इंटू 3 6 का मल्टीपल बन गया। 6 का मल्टीपल बन गया तो रिमाइंडर क्या आएगा भाई, 6 से डिवाइड करके 0 आएगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर। अच्छा, दूसरा चीज, अगर आप इसे और दूसरे तरीके से देखना चाहते हैं तो यू कैन ट्राई आउट अदर मेथड्स एज वेल। जैसे कि अगर इसमें आपको ये चीज भी आपको नहीं दिख रही थी कि 3 की पावर n को अगर मैं 6 से डिवाइड करूं तो हर केस में रिमाइंडर 3 मिलेगा, तो और क्या कर सकते हैं आप, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ ब्रेक। यस, चलिए हम रिमाइंडर कंसेप्ट भी अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो आप इसे इस तरीके से कह सकते हैं, भाई मैं क्या करूंगा, ये सारा का सारा मेरे पास जा रहा है यहाँ पे, है ना, कुछ इस तरीके से जा रहा है। ये 6 है और यहाँ पे 9 दे रखा है, तो कॉमन मैं यहाँ पे कुछ ले लूं। आप चाहें तो यहाँ पे 9 क्यूब को कॉमन ले सकते हैं या 9 स्क्वायर, किसी को भी कॉमन ले लो। चलो 9 स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूं मैं, तो मेरे पास क्या बचेगा यहाँ पे, आप कहेंगे सर ये वाली वैल्यू बचेगी 9 प्लस 9 स्क्वायर, और ऐसे जाएगा 9 की पावर 98 तक, कुछ इस तरीके से ही होगा। और डिनोमिनेटर में मेरे पास 6 है। आपको पता है जब मैं रिमाइंडर निकाल रहा हूं तो किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकता हूं, लेकिन बाद में जो फाइनल रिमाइंडर आएगा उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसे थोड़ा सा काट लूं, 9 स्क्वायर होता है 81, मैं इसे यहाँ पे 3 से काट लेता हूं तो ये आएगा 27 और ये आ जाएगा 2। अब जो भी मेरे पास 2 से डिवाइड करके यहाँ पे रिमाइंडर मिलेगा मैं उसमें क्या कर दूंगा, लास्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अच्छा, अब सॉल्व कर लेते हैं। ये 27 तो एज इट इज है। अब 9 को 2 से डिवाइड करूंगा, ये ओड वैल्यू है, ये भी ओड, सारी ओड जाएंगी, तो 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 1 को 98 बार सम करेंगे तो 1 इंटू 98 यही बनेगा, और 2 से डिवाइड करके हमें बताना है रिमाइंडर क्या होगा। अच्छा भाई 98 तो 2 से कट जाएगा तो रिमाइंडर आएगा 0। ठीक है, और मैं जिससे डिवाइड कर रहा था पहले मैंने 3 से डिवाइड किया था, तो बाद में 3 से मल्टीप्लाई भी करना होता है, तो फाइनल रिमाइंडर निकालने के लिए मैंने 3 से कर भी दिया, तो उस केस में मेरे पास जो रिमाइंडर आएगा वो 0 ही आएगा। ये थोड़ा एडवांस्ड कंसेप्ट है, आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, लेकिन जिससे डिवाइड करते हैं उससे बाद में मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है। अब इसके बेसिक पे जाऊंगा तो इट विल बी वेरी लॉन्ग, फिलहाल आप समझ के चलिए कि इस क्वेश्चन का रिमाइंडर क्या आएगा। एक सिंपल क्वेश्चन था। अगला सवाल हमारे पास, ठीक है, जैसे उसी का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बता ही देता हूं वरना कुछ बच्चे रह जाएंगे जिनके बेसिक थोड़े कमजोर हैं। आप कहोगे सर मेरे पास यहाँ पे 4 और 6, या मैं कह सकता हूं यहाँ पे चलो 14 और 6, 14 को 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, आप कहेंगे सर 2 टाइम्स 12 आ जाएगा, रिमाइंडर बचेगा मेरे पास 2, है ना। अगर मैं इसे काट दूं यहाँ पे तो आप कहेंगे सर ये 7/3 हो गया। अब रिमाइंडर क्या आएगा, 3 से 7 को डिवाइड करने पे रिमाइंडर आएगा 1। भाई ये कैसे हो गया, यहाँ पे 2 था 1, क्योंकि हमने यहाँ पे इसे 2 से एलिमिनेट किया है ना। अगर मैं यहाँ पे इसे 2 से काट रहा हूं तो यहाँ पे मेरे को जो फाइनल रिमाइंडर 7/3 में आएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा अपना आंसर निकालने के लिए, तो फाइनल रिमाइंडर ऐसा आएगा। ठीक है, वही चीज मैंने आपको ऊपर बताई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है n एक नेचुरल नंबर है, तो हमें बताना है डिस्टिंक्ट रिमाइंडर्स क्या होंगे जब 1 की पावर n प्लस 2 की पावर n को मैं डिवाइड करूंगा 4 से। अब देखो 1 की पावर n और 2 की पावर n को डिवाइड करना है 4 से। अब 4 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे क्या क्या रिमाइंडर आ सकते हैं, आप कहेंगे सर 0 1 2 3, कितने डिस्टिंक्ट रिमाइंडर्स मिल सकते हैं, मैक्सिमम हमें 4 मिल सकते हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं मिल सकता, ये हमें पता है ना।
अब n एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी वैल्यू लेंगे भाई। 1 की पावर में कुछ भी करूं ये तो 1 ही बचेगा, है ना। तो क्या मैं 1 के ऊपर n लगाने की जरूरत है, नहीं। अब मैं कहूंगा यार ये 2 की पावर n है और 4 से डिवाइड करेंगे। n का मान आप रखो यहाँ पे 1, तो ये 3/4 रिमाइंडर क्या मिलेगा, रिमाइंडर आपको मिलेगा यहाँ पे 3, ठीक है। n का मान अगर मैं रख देता हूं 2 तो ये बन जाएगा 4, 4 डिवाइडेड बाय 4 रिमाइंडर मिलेगा 0, तो रिमाइंडर फाइनल क्या आ गया 0 + 1, ये वाली रिमाइंडर बचेगा मेरे पास 1। n को 2 रखते हैं, है ना। और n के 2 के बाद कोई भी वैल्यू मैं रखूं, जैसे आप कहेंगे सर n को रख दो 3, तो भाई ये 8 बनेगा, 2 का ही मल्टीपल होगा ना, 4 का मल्टीपल आता रहेगा ना, n की पावर 2 से ज्यादा जब भी रखूंगा मैं, तो मैं कह सकता हूं यहां पे जैसे n को 3 करा 2 की पावर 3, ये क्या है मेरे पास 2 की पावर 2 इंटू में 2 लिख सकता हूं 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 2 तो 4 से कटेगा ही, तो रिमाइंडर अब हर केस में मेरे को क्या मिलेगा, इस वाले पार्ट से 0 और यहाँ पे बचेगा 1। तो n का मान आप कुछ भी रखो, 3 रखो 4 रखो, आपको हर केस में रिमाइंडर क्या मिलता चला जाएगा, 1 मिलता चला जाएगा। तो मेरे पास कितने पॉसिबल रिमाइंडर्स आए यहाँ पे, आप कहेंगे सर एक तो 3 आ सकता है रिमाइंडर और एक 1 आ सकता है, तो 2 डिस्टिंक्ट रिमाइंडर्स आर पॉसिबल। कंसेप्ट क्लियर हो गया पूरा का पूरा। आप हालांकि कितना मर्जी ट्राई कर लो यही चीज मिलेगी आपको। आई होप आपको सोचने का तरीका भी समझ में आ रहा होगा। कहता है हमारे पास 489th डिजिट बता दो इस नंबर की क्या होगी। अगर इस नंबर को देखो क्लासेस में पहले भी करा रखे हैं इस टाइप के नंबर सिस्टम में, आपको सवाल क्या जा रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर 10 फिर 11 फिर 12 इस तरीके से जा रहा है ना। तो एक तरीके से नंबर ही नेचुरल नंबर्स हमें लगातार लिखे हुए हैं, लेकिन जब डिजिट्स की बात करेंगे तो 489th डिजिट हमें बतानी है, तो कौन सा नंबर बनेगा। आप ध्यान से देखिए यहाँ पे 1 to 9 अगर मैं जाऊंगा तो कितनी डिजिट्स लग रही है मेरी, 9 डिजिट्स लगेंगी, हर में एक एक लग रहा है। अब 10 से लेके 99 तक अगर मैं जाऊंगा तो कितनी डिजिट्स लगेंगी, आप कहेंगे सर 10 में भी 2 डिजिट लगेगी, 99 में भी। टोटल नंबर्स कितने हैं 10 से लेके 99 तक। ये एपी में चलेंगे तो आप कहेंगे सर लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1, तो ये वाली वैल्यू आएगी आपके पास 90। हालांकि ये चीज पता होनी चाहिए कि यहां से लेके मेरे पास यहां तक कितने टर्म नंबर्स बनेंगे 90, तो 90 और हर एक नंबर में 2 डिजिट हैं, तो कितने डिजिट्स हो गई मेरे पास 180। तो इन दोनों को भी अगर मैं जोड़ दूं तो मेरे पास कितनी डिजिट्स बन गई, आप कहेंगे सर 189 डिजिट्स ऑलरेडी यूज हो चुकी हैं। कितने डिजिट्स मेरे को चाहिए 489 में से इसे सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आप कहेंगे सर अभी मेरे पास 300th नंबर की डिजिट चाहिए मेरे को। अब क्या होने वाला है, आप कहेंगे सर अब हर एक डिजिट क्या, हर एक नंबर क्या होगा 3 डिजिट का होगा, 100 आएगा फिर 101 आएगा, इस तरीके से चलेगा। अगर मेरे को 300 डिजिट चाहिए तो कौन सा नंबर चाहिएगा, 300 को अगर आप डिवाइड कर देंगे यहाँ पे 3 से, ठीक है, तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे 100। तो यहां से अब सीक्वेंस जब मेरा आगे बढ़ेगा तो जो 100th नंबर होगा उसकी लास्ट डिजिट ही तो मेरे पास क्या होगी 300th डिजिट बनेगी बचा हुआ की, है ना। तो आप कहेंगे सर 100 और यहां से अगर मैं 100th नंबर निकालूं तो 100th नंबर क्या होगा, आप कहेंगे सर फर्स्ट टर्म ये है फिर ये 100th नंबर जाएगा मेरा 199। अगर आप थोड़ा सा समझदार हैं तो ये चीज समझ सकते हैं। 101 से 199 तक कितने नंबर होंगे 99 और 100 को भी जोड़ दिया तो ये हो गया 100th नंबर। तो मेरे पास जो लास्ट मेरे पास नंबर आएगा ये, तो जब ये पूरा सीक्वेंस में आगे फॉलो करूंगा तो लास्ट की 3 डिजिट होगी मेरे पास 199 और हमें बताना था कि भाई ये वाली डिजिट कौन सी है 489, तो ये सबसे लास्ट वाली डिजिट होगी मेरी और ये वैल्यू आ जाएगी 9। क्लियर हो गया सभी लोगों को किस तरीके से हमने करा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि भाई x ना मेरा 4 से लेके 8 के बीच में वेरी करेगा, y 2 से लेके 7 के बीच में वेरी करेगा। तो हमें बताना है रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x प्लस वाई टू मिनिमम वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। अब x प्लस वाई की मैक्सिमम वैल्यू भाई पॉजिटिव पॉजिटिव बड़े से बड़े ले लो, तो ये हो जाएगा 8 + 7 और इसका रेशियो मिनिमम वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। अब x में से y को घटाना है, तो अगर मेरे को मिनिमम चाहिए तो मैं क्या करूंगा भाई, x की सबसे छोटी वैल्यू ले लूंगा और y की सबसे बड़ी वैल्यू ले लूंगा जिससे कि डिफरेंस क्रिएट हो मेरे पास। तो आप कहेंगे सर ये आ जाएगा 4 - 7, ठीक है, क्योंकि हमें क्या चाहिए डिफरेंस चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे नेगेटिव में जाए। तो x की सबसे बड़ी वैल्यू ले ली, सबसे छोटी वैल्यू
और उसमें से y की सबसे बड़ी वैल्यू हटाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पे डिफरेंस क्या आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। और रेशियो क्या निकल के आएगा, आप कहेंगे सर ये आ गया 15:-3 और -5:1 कह सकता हूँ। क्या ऑप्शन में है, नहीं है, तो नन ऑफ दीज मेरा क्या आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। प्राइम नंबर पे बेस्ड कुछ सवाल है जो हो सकता है आपको दिखे भी ना प्राइम नंबर जैसे हैं, लेकिन है। जैसे कहता है कि पहले 100 नेचुरल नंबर ले लो। 100 नेचुरल नंबर क्या होंगे, 1 2 3 और कहां तक जाएंगे, 100 तक। इसमें आगे कहता है कि हाउ मेनी ऑफ देम आर नॉट डिविजिबल बाय एनी वन ऑफ 2 3 5 7 और 9, कि मतलब कितने नंबर ऐसे हैं जो इनमें से किसी से भी नहीं कटेंगे। ठीक है, तो आप यहां पे सोल्व करेंगे, आप कहेंगे सर वो सारे के सारे प्राइम नंबर ऐसे होते हैं जो अपने आप के अलावा सिर्फ 1 से कटते हैं और किसी से नहीं कटते, तो इन सबसे भी नहीं कटेंगे प्राइम नंबर्स जो होंगे। तो प्राइम नंबर्स टोटल मेरे पास क्या आते हैं, 1 से लेके 100 के बीच में आते हैं 25, ये हमें पता है। अब क्योंकि उन 25 में इनमें से भी कुछ प्राइम नंबर होंगे तो वो मेरे को हटाने पड़ेंगे। कितने प्राइम नंबर हैं, ये प्राइम हो गया, ये प्राइम हो गया, ये प्राइम हो गया और ये प्राइम हो गया, 4 हो गए। तो मैं कहूंगा यहाँ पे 4 हटा के 21 तो मेरे पास प्राइम नंबर आएंगे, तो वो तो है ही है जो इनमें से किसी से भी नहीं कटेंगे, ये मेरे को समझ आ गया पहली चीज। अब दूसरा, यहाँ पे एक नंबर होता है 1 जो प्राइम भी नहीं होता और इनमें से भी किसी से नहीं कटेगा, तो एक ये और जोड़ना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, ये एक नंबर की तरह मैं ट्रीट करूंगा। तो 21 + 1 22 तो है ही है मिनिमम ऐसे नंबर, और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 20 कट गया, 21 कट गया, या तो इन दोनों में से आंसर होगा। अब हमें यह देखना पड़ेगा भाई क्या कोई और नंबर पॉसिबल है या नहीं है। होगा तो एक ही पॉसिबल होगा, तो 23 तक जा सकते हैं। अब ये चेक भी हमें करना पड़ेगा। आप कहेंगे सर देखो 9 तो ये फालतू में दे रखा है, कोई नंबर अगर 3 से कटेगा तो 9 से ऑटोमेटिकली कटेगा ही, तो 9 को देखने की भी जरूरत नहीं है आपको। इन चारों नंबर को देखो कि भाई मेरा नंबर प्राइम नंबर के अलावा ऐसा कोई हो सकता है क्या जो 2 से 3 से 5 से और 7 से भी ना कटे। ठीक, तो आप कहेंगे सर जब मैं 100 तक नंबर ले रहा हूं ना, है ना, तो किस तरीके से करते हैं हम। आप कहेंगे सर 10 का स्क्वायर क्या होता है, मेरे पास 10 × 10 क्या होता है, 100 होता है। ठीक है, ये कंसेप्ट मैं समझा रहा हूं, यहाँ पे कंसेप्ट बड़े ध्यान से समझ लेना। मैं कह रहा हूं 10 × 10 क्या होता है, 100। अगर मेरे को 100 तक का नंबर चाहिए तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये वाली वैल्यू भी मैं 10 से ज्यादा ले लूं और ये वाली वैल्यू भी मैं 10 से ज्यादा ले लूं। ठीक है, तो वो 100+ चला जाएगा, वो हमें नंबर नहीं चाहिए। तो मैं कहूंगा एक वैल्यू मेरी 10+ होगी और एक वैल्यू होगी मेरी 10- मतलब 10 से छोटी, तभी जाके मैं 100 से नीचे या 100 से नीचे मैं बात कर सकता हूं। ये वाली वैल्यू जो भी होगी एक 10+ हो और एक 10- हो, तभी जाके मेरी वैल्यू 100 या 100 से छोटी होगी, और कोई केस पॉसिबल नहीं हो सकता। दोनों वैल्यूज मेरी 10+ नहीं हो सकती। इतना पार्ट भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब हमने 1 को ऑलरेडी कंसिडर कर लिया है, 2 3 5 7। अब देखो 1 से लेके अगर मैं 10 तक के सारे नंबर लिखूं तो एक तो 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं अगर मैं कोई 10 से बड़ा नंबर भी एक साइड लूंगा तो बाकी जो मल्टीप्लीकेशन होगी वो इन्हीं नंबर्स में से होगी, है ना, तभी जाके मेरा कोई नंबर बनेगा 100 से छोटा, वरना प्राइम होगा। प्राइम वाले मैंने अलग से लिख दिया है, बाकी सारे क्या है, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर इसी तरीके से बन सकते हैं। ठीक है, 1 वाला केस तो क्योंकि प्राइम में यूज होता है तो 1 वाला हटा दिया हमने। 2 दे रखा है यहाँ पे, तो भाई 2 कट गया। 2 से और क्या करता है, 4 भी करता है, तो 4 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा 6 भी और 8 भी, ये सारे के सारे कट गए। उसके बाद यहाँ पे 3 दे रखा है तो 3 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे 5 दे रखा है, 5 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। 7 दे रखा है, 7 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, और 9 तो 3 का मल्टीपल है ही, तो इससे भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये गिवन भी है। यहाँ पे 9 नहीं भी देता तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू ऐसी रख ही नहीं सकता जो मेरी इनसे डिविजिबल ना हो। तो ऑब्वियस सी बात है कि बस मेरे को वो प्राइम वाले नंबर्स लेने पड़ेंगे सारे के सारे, और साथ में 1 को लेना पड़ेगा, तो 22 ही मेरा आंसर होगा। कोई भी नंबर यहाँ पे और नहीं मिलेगा, नो एक्स्ट्रा नंबर। समझ आ गया पूरा का पूरा कंसेप्ट। डायरेक्टली प्राइम बता के जाया जा सकता है, लेकिन पूरी चीजें आपको समझ आनी चाहिए कि क्यों हम ऐसा कह रहे हैं। अगर यहाँ पे मान लो ये 7 नहीं देते तो पूरी की पूरी कहानी बदल जाती। ठीक है, फिर आपको चेक करना पड़ता, फिर आप ये नहीं कह सकते थे डायरेक्टली। अगर यहाँ पे 7 नहीं होता तो आप कहते थे कि यहाँ पे मेरे पास जो है प्राइम नंबर कितने आएंगे, 25 है, 3 घटा दो तो 22 वो हो गए और 1 हो गया 23 आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पे 7 नहीं होता, 23 आंसर नहीं होता, फिर और आंसर्स बनते मेरे। समझ आ गया आपको? चले आगे, बढ़िया सवाल था बहुत। अब देखो एक ये वाला सवाल भी बहुत बढ़िया है, कहता है P और K प्राइम नंबर्स हैं कुछ इस तरीके से कि P² + K क्या है, ये भी एक प्राइम नंबर है।
तो हमें बताना है, और ये जो प्राइम नंबर बन रहा है ये भी क्या है, लेस देन 30 है। तो हमें बताना है कितनी पॉसिबल वैल्यूज होंगी के की। ठीक। अच्छा एक चीज बताओ, हमने प्राइम नंबर्स के बारे में क्या पढ़ा है? मेरे 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 5 ऐसे चलता है। 2 इकलौता एक इवन प्राइम नंबर होता है क्या? इसके अलावा कोई प्राइम नंबर होता है इवन? नहीं होता। अच्छा, अगर जब मैं p प्लस के दो वैल्यूज को सम करके मैं क्या बना रहा हूं, एक प्राइम नंबर बना रहा हूं, ठीक है। आपको पता है इवन का स्क्वायर इवन होता है, ओड का स्क्वायर ओड होता है ना। तो अगर p को मैंने यहां पे रख दिया ओड और k को भी ओड रख दिया, तो ओड प्लस ओड तो इवन नंबर देता है। क्या इवन नंबर मेरा यहां पे ये वाला प्राइम नंबर बन सकता है? नहीं बन सकता, क्योंकि 2 मिनिमम हमें लेना, और यहां पे अगर आप 2 2 भी रखोगे तो वो वैल्यू 2 से बड़ी ही जाएगी। तो आप कहेंगे सर ये वाला केस तो हम ले ही नहीं सकते कि ओड दोनों को हम ओड रख दें। एक ही केस बन सकता है कि भाई एक को आपको ओड रखना पड़ेगा और एक को इवन रखना पड़ेगा। या तो मैं इसे इवन रखूं और इसे ओड रख दूं, या फिर मैं कहूं कि भाई इसे ओड रख दो इसे इवन रख दो, तभी जाके मेरे पास क्या होगा, इवन प्लस ओड क्या बनेगा, ओड बनेगा, और वो प्राइम नंबर की पॉसिबिलिटी बनेगी। ये चीज मेरे को समझ में आई। और इवन प्राइम नंबर मेरे पास एक ही है 2, तो 2 को ही हमें यहाँ पे बेस मान के चीजों को लेके चलना पड़ेगा। तो मैं कहूंगा यहाँ पे एक बार तो आप हमें k का मान बताना ना, तो पहले p स्क्वायर में आप 2 रख सकते हैं, ठीक है, p स्क्वायर k, और ये हमारा जो नया प्राइम नंबर बनाना है वो, और ये दोनों भी क्या है, प्राइम है, इन दोनों का सम है इसके बराबर। p स्क्वायर को अगर मैंने 2 रख दिया तो यहाँ पे आ जाएगा, p को 2 रखने पे ये हो जाएगा 4 प्लस 4 में क्या ऐड करूं कि ये भी प्राइम हो और नंबर भी मेरे पास प्राइम बन जाए। तो आप एक एक करके यहाँ पे k की वैल्यूज को निकालेंगे। अगर आप लिखना चाहें फॉर इंस्टेंस कि कौन कौन से प्राइम नंबर 30 से नीचे हैं, तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि भाई 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, मेरे पास 11 होगा, फिर यहाँ पे 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, फिर मेरे पास यहाँ पे वैल्यू 23 होगी और 29 होगा, और तो कोई प्राइम नंबर नहीं आने वाला। ठीक है, 4 में क्या जोड़ू, 2 नहीं जोड़ सकते, 4 में 3 जोड़ोगे 7 प्राइम नंबर आ रहा है, एक वैल्यू हो गई। 4 में 5 जोड़ूंगा 9 आ जाएगा, नहीं हो सकता। 4 में 7 जोड़ूंगा तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी 11, पॉसिबल है। 4 में 11 जोड़ूंगा 15 आएगा, नहीं। 4 में 13 जोड़ूंगा सम आ जाएगा मेरे पास 17, पॉसिबल है। ठीक है, उसके बाद 4 में 17 जोड़ूंगा 21 आएगा, 4 में 19 जोड़ूंगा 23 आएगा, तो 19 जोड़ सकते हैं, ये आ जाएगा 23, पॉसिबल है। 4 में 23 जोड़ूंगा तो 27 आएगा, नहीं, और 29 जोड़ के तो बड़ा वैल्यू हो जाएगा। तो k की मेरे पास यहाँ पे, जब मेरे पास यहाँ पे p को मैंने इवन रखा तो k की कितनी वैल्यूज आ गई, 4। अब आगे हम क्या रखेंगे, k को इवन रखेंगे, तो k को अगर मैं इवन रखता हूं तो यहाँ पे वैल्यू होगी 4, ठीक है। और यहां पे हमारे पास p स्क्वायर की कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो k की एक ही वैल्यू आई ना मेरे पास 4। आप ये बताओ क्या k की एक ही वैल्यू है 4? हमें k की वैल्यू पूछी है, तो 4 तो ये हो गई, जब p का मान p स्क्वायर मैंने 4 के बराबर रखा, और k की वैल्यू यहाँ पे 4 रख सकते हैं, तो यहाँ पे भी कुछ बन जाएंगे। जैसे p स्क्वायर अगर मैं बात करूं तो कौन सी वैल्यू हो सकती है, मान लो यहाँ पे p को मैंने रख दिया 3, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 क्या बन गया, 13, है ना, ये भी प्राइम हो गया। तो ऐसे और भी वैल्यू क्या पता हो सकती हो, जैसे 5 रख दिया, 5 स्क्वायर 25 प्लस 4 कितना हो जाएगा मेरे पास, 25 प्लस 4 29 हो जाएगा। लेकिन हमें k की डिफरेंट डिस्टिंक्ट वैल्यूज चाहिए, तो k की कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज बनेंगी, सिर्फ 5 ही बनेंगी। तो ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, थोड़ा ध्यान से करने वाला बढ़िया सवाल था। चलें आगे, आई होप पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। प्राइम नंबर पे जब क्वेश्चन बनते हैं ना, बढ़िया बनते हैं, ठीक है। और आपको पता भी था यहाँ पे हमें ओडी वैल्यू रखनी है p की, तो चेक भी किस किस पे करते हैं, आप कहते हैं सर p का मान p प्राइम है तो 1 रख नहीं सकता, 3 और 5 रख सकते हैं सिर्फ, उसके बाद 7 रखूंगा तो वो बड़ा चला जाएगा सम 29 से। तो भाई ये दो केस बन रहे थे, बस आपको ये वाला केस कंसीडर नहीं करना था, क्योंकि k यहाँ पे ऑलरेडी 4 ले चुके हैं। अगला सवाल हमारे पास, 3 प्राइम नंबर है p q r, तीनों के तीनों क्या है, 20 से लेस है, कुछ इस तरीके से कि p माइनस क्यू इक्वल्स टू q माइनस r हमें दे रखा है। कुछ इस तरीके से दे रखा है। अच्छा,
P माइनस क्यू इक्वल्स टू क्यू माइनस आर का मतलब क्या होगा, अगर आर को इधर ले जाऊं तो P प्लस आर इक्वल्स टू 2Q हो जाएगा। और ये कब होता है, जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। तो आप कह सकते हैं सर ये तो प्रॉपर्टी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बन गई, P Q और R को मैं करूंगा तो जो इनका डिस्टेंस होगा, डिफरेंस होगा, वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, या फिर कह सकता हूं Q इनकी क्या हो जाएगी, मिडल वैल्यू। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है, यही तो पढ़ते हैं हम, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि भाई यहाँ पे मेरे पास और दे भी रखा है कि P Q से बड़ा है और Q R से बड़ा है डिफरेंस से, तो ये समझ में आ रहा है। हालांकि उल्टा भी हो सकता है, दोनों नेगेटिव में चले जाए। तो हमें बस एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पता चला कि P Q R ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। आगे कहता है कि P प्लस Q प्लस R की कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज पॉसिबल हैं। अगर तीनों के तीनों मेरे प्राइम नंबर लेस देन क्या है, 20 हैं, तो 20 से नीचे वाले सारे प्राइम नंबर लिख लो। ये होगा 2 3 5 7 9 2 3 5 7 11 13 एंड 17 एंड 19, ये सारे होंगे। अब नीचे से स्टार्ट करो, जैसे 2 से अगर मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है, तो कोई ऐसा बन रहा है पेयर मेरे पास कि भाई डिफरेंस सेम हो जाए। आप कहेंगे सर यहाँ पे 1 का गैप है, यहाँ पे 2 का आ गया, नहीं बन रहा। यहाँ पे 3 का गैप, फिर यहाँ पे 3 का गैप किसी में नहीं आएगा। तो होगा क्या, बेसिकली 2 के केस में कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं बन पाएगी। क्यों नहीं बन पाएगी, क्योंकि बाकी सारे इवन प्लस ओड मेरे पास रिजल्ट देता है ओड, और यहाँ पे जो तीसरा वैल्यू है वो भी ट्वाइस इनटू ओड, तो ये देगा इवन। तो कोई भी केस मेरे पास ऐसा नहीं बन पाएगा, क्योंकि इवन प्राइम नंबर एक 2 ही है, तो 2 किसी में भी यूज नहीं होने वाला। तो ये वाला आप एलिमिनेट कर सकते हैं, समझ आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 5 7, क्या 2 का गैप है, तो ये मेरा एक पेयर बन सकता है। तो P प्लस क्यू प्लस आर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर यहाँ पे बेसिकली अगर आपको P प्लस क्यू प्लस आर ही चाहिए तो वो किसके बराबर हो जाएगा, क्या वो 3Q के बराबर हो जाएगा। P प्लस आर तो 2Q के बराबर है, और इसमें Q को और जोड़ दोगे तो मेरे को 3Q का मान बताना है। तो Q मेरा मिडल वैल्यू है, तो मैं कहूंगा एक वैल्यू तो P प्लस क्यू प्लस आर के आगे 15, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ो, यहां से 3 से ही देखता हुआ चल रहा हूं मैं, 3 से 7 और 3 से 7, 4 का गैप, और यहाँ पे 11, फिर 4 का गैप आ गया, सेटिस्फाई कर रहा है। तो मिडल वैल्यू होगी 7, 7 इंटू 3 कितना आ गया, 21, एक वैल्यू ये पॉसिबल हो गई। फिर आगे बढ़ो 3 से अगर मैं 13 पे जाऊं तो गैप कितने का आ गया, 10 का आ गया। 10 तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो 3 के साथ और कोई पेयर नहीं बन पाएगा, 3 वाले छोड़ दिए। अब 5 से स्टार्ट करो, 5 से 7 2 का गैप, 11 में 4 का गैप नहीं हो सकता। 5 से 11 कितने का गैप, 6 का। 11 से 17 6 का गैप, तो ये भी हो सकता है। तो तीसरी वैल्यू क्या होगी, 11 इंटू में 3 33, ये मिल गया। फिर 5 से 13 करूंगा तो 8 का गैप आ गया। 13 से 8 करूंगा तो 21 आएगा, तो 19 तक नहीं पहुंच सकता, तो 5 से और कोई नहीं बन पाएगा। अब 7 से चेक करो, 7 से 11 4 का गैप, 13 2 का गैप नहीं बनेगा। 7 से 13 6 का गैप, 13 से 19 6 का गैप, तो 7 13 और 19 ये भी आ गया मेरे पास, है ना। तो 13 इंटू में 3 कितना हो गया, 39, एक सम ये बन गया मेरे पास। फिर 11 से करेंगे, 11 से 13 2 का गैप, यहाँ पे ज्यादा क्या नहीं हो सकता। 11 से 17 और फिर 19 ये भी नहीं हो सकता, ज्यादा गैप जा रहा है। फिर 13 से चेक करेंगे, 13 से 17 4, और यहाँ पे 2 नहीं बनेगा। फिर यहाँ तो 2 वैल्यू रह गई, तो और कोई पेयर नहीं बन पाएगा मेरे पास। तो कितने केसेस बने मेरे पास, यहाँ पे 4 केसेस बने, तो 4 ही मेरा क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्लियर है, इसे अच्छे से देखिएगा। चलेंगे आगे अब हम, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एलसीएम एंड एचसीएफ के कुछ सवाल हैं। जैसे पहला सवाल तो बहुत ही ज्यादा आसान है, कहता है कि एक 4 डिजिट का नंबर है n, वो कुछ इस तरीके से है कि अगर वो 3 5 6 और 9 से डिवाइड करें तो हर केस में रिमाइंडर 1 3 4 और 7 देता है। तो हमें बताना है स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n क्या होगी। देखो आप इस तरह के क्वेश्चन में ऑप्शंस की मदद ले लो। देखो अगर मेरे को 5 से डिविजिबिलिटी चेक करना सबसे आसान है, लास्ट डिजिट देखते हैं हम और देखते हैं कि भाई क्या बचेगा रिमाइंडर, लास्ट डिजिट से पता चल जाता है। 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर मिलेगा 3, यही दे रखा है। तो हमारे पास 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर जिसमें 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर 3 मिले, इसमें मिलेगा 3 रिमाइंडर, इसमें तो 2 मिलेगा, 2 को 5 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर 2, 8 को 5 से डिवाइड करूंगा 3, इसे करूंगा तो 2, तो इन दोनों में से आंसर आएगा। अब इसमें और किसका डिविजिबिलिटी रूल आप इजीली चेक कर सकते हैं, 9 से चेक कर लो।
9 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या मिलेगा 7। 9 से रिमाइंडर क्या होता है, सम ऑफ डिजिट अगर आप निकाल लो तो रिमाइंडर मेरे को क्या मिलना चाहिए, 7 मिलना चाहिए। तो यहाँ पे अगर सम करूंगा तो 14 और 1 15, 5 और 1 6, रिमाइंडर क्या 7 मिल रहा है, नहीं मिल रहा। इसमें सम ऑफ डिजिट करेंगे तो 8 और 1 9 प्लस 7, डिजिटल सम 7 आ गया तो रिमाइंडर 7 मिल रहा है, तो यही आंसर होगा। ऑप्शन की मदद से डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है। बाकी दूसरा तरीका क्या होता है, अगर आपको बेसिक से इस तरह के क्वेश्चन को करना हो, आप कहेंगे सर जो 4 नंबर दे रखे हैं 3 5 6 और 9, इनसे डिवाइड करके हमें कुछ अलग अलग रिमाइंडर मिल रहे हैं, तो पहले तो हम इनका क्या कर देते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। और अगर आप इनका एलसीएम लेंगे तो मेरे पास 9 और 10 90 आ जाएगा इनका एलसीएम। तो जो भी मेरा नंबर होगा जो डिवाइड करके रिमाइंडर देखेगा, आप देखेंगे यहाँ पे 3 में से अगर मैं 1 को घटाता हूं तो ये वाली वैल्यू क्या आती है मेरे पास, 2 आती है। 5 में से 3 को घटाऊंगा तो 2 रिमाइंडर आएगा। 6 में से 4 को घटाऊंगा तो अगेन 2, और अगर मेरे पास यहाँ पे 9 में से 7 को घटाऊंगा तो अगेन मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है 2। तो मैं कह रहा हूं ये वाली वैल्यू ये घटाने पे मेरे को एक कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है। तो उस पर्टिकुलर केस में जो एक कांस्टेंट वैल्यू है, मैं कहता हूं कि भाई ये 90 जो इनका एलसीएम है, 92 में किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो और माइनस में आप ये 2 कर दो, जो मेरे पास यहाँ पे बचा है, ये वो सारी वैल्यूज होंगी जो इनसे डिवाइड होके ये ही रिमाइंडर्स देंगे। क्यों? क्योंकि भाई हमारे पास बेसिकली ये जो 2 है ना, ये नेगेटिव रिमाइंडर मैं कह सकता हूं। अगर मैं 3 से 1 को डिवाइड करूं 3 से, एक रिमाइंडर तो आप कहेंगे सर 1 होगा। अगर नेगेटिव रिमाइंडर की बात करें तो नेगेटिव रिमाइंडर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 3, यहाँ पे 1 है, 1 जा जाएगा 3, 1 माइनस 3 क्या होगा, -2, इसे हम बोलते हैं नेगेटिव रिमाइंडर। तो हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव रिमाइंडर -2 आएगा। ऐसे 5 से मैं 3 को डिवाइड करूंगा, नेगेटिव रिमाइंडर -2, तो हर केस में नेगेटिव रिमाइंडर मेरे पास -2 मिल रहा है। तो मैंने क्या करा, जो मेरे पास वैल्यू आई उसका जो रिमाइंडर है नेगेटिव वाला वो ऐड कर दिया। तो ये वो नंबर होगा जो इन सबसे डिवाइड करके सेम रिमाइंडर देगा। इनका मान कुछ भी रख दो। हमें 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर चाहिए था, तो 90 में किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये 4 डिजिट का नंबर जाए, आप कहेंगे सर 12 से ही करना पड़ेगा। 10 से करूंगा तो 900, 11 करूंगा 990, 12 टाइम्स करना पड़ेगा आपको। तो इसमें 12 से गुना करेंगे तो 0, 12 9 जा 108 और यहाँ पे -2 और ये हो जाएगा 1078। ठीक है, यही आंसर दे रखा है हमें। क्लियर हो गया? कहता है P ट्रिपल Q के बराबर है और ये 3 डिजिट का नंबर है, तो हमें बता दो HCF ऑफ P एंड 481। अब देखो भाई, कोई भी 3 डिजिट का नंबर होता है क्यों क्यों क्यों, तो हम इसे कैसे लिखते हैं, मैं इसे लिख सकता हूँ 100Q, ये 100 प्लेस वाले को उसकी जगह 10Q और प्लस Q। Q को कॉमन ले लेंगे आप, तो आप कहेंगे सर Q इंटू में 100 प्लस 10 प्लस 1 111, यही फॉर्म लेगा। 111 भी मेरे को पता है ये क्या होता है, 3 इंटू में 37 होता है, ये चीज हम पढ़ चुके हैं। ऐसे अगर मेरे पास एक नंबर दे रखा है 481, इसके फैक्टर्स आप निकालेंगे तो ये मेरे पास किससे घटेगा। अगर HCF बताना है ना हमें, तो HCF देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 1 13 37 और ये 481। ऑब्वियस सी बात है भाई 481 तो नहीं हो सकता, क्योंकि भाई क्यों तो एक वेरिएबल हो गया, कोई भी वैल्यू ले सकता है 1 से लेके 9 तक, है ना। तो 3 37 HCF होगा तो इन दोनों में से होगा क्या, 3 यहाँ पे, और अगर इन दोनों में से भी नहीं हुआ तो 1 हो सकता है। ठीक है, तो 13 का तो कोई लेना देना है नहीं, तो 13 भी HCF नहीं हो सकता, या तो ये या फिर 37। ठीक है, तो आप देखो यार ये 481 क्या 37 से कटा है, और अगर आप 37 से इसे काटोगे तो 37 1 जा 37 और ये 111 बचेगा मेरे पास, नहीं सॉरी 37 1 जा 37 111 बचा और 3 जा, तो 37 इंटू में 3 आ रहा है, तो इन दोनों का HCF क्या होगा मेरे पास 37 ही होगा। ठीक, सोल्व करके ये आएगा तो HCF हमने निकाल लिया इजीली 37। अगला सवाल हमारे पास, अब ये बहुत बढ़िया सवाल था, बहुत बच्चे इसमें गलती कर रहे होंगे, मैं आपको बड़े ध्यान से समझाऊंगा। ये कहता है हमारे पास n सेट्स ऑफ नंबर्स हैं जिसमें हर एक में 3 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, कुछ इस तरीके से कि उनका एलसीएम तो आ रहा है 1001 और HCF आ रहा है 1। तो हमें बताना है कितने ऐसे पॉजिटिव सेट्स बन सकते हैं, मतलब n का मान बताना है। अच्छा 1001 तो हमने कई बार देखा हुआ है, नंबर सिस्टम में पढ़ा है हमने, इसके क्वेश्चंस करे, हमें पता ही होता है 7 इंटू 11 इंटू 13, क्या यही होता है। अब हमें 3 नंबर्स का सेट्स बनाना है जिसमें मेरे पास जिनका एलसीएम क्या आ जाए, ये आ जाए, और HCF आए 1। तो ये तीनों आपस में क्या है, तीनों प्राइम नंबर मेरे को दिख रहे हैं, प्राइम।
अगर ये तीनों नंबर मैं यहाँ पे लिख दूं 7, 11 और 13, तो क्या मेरे पास ये पॉजिटिव इंटीजर्स का एक सेट बन गया जिसमें मेरे पास क्या हो गया, इनका एलसीएम निकालेंगे तो 1001 आएगा। होगा या नहीं होगा? अच्छा, अब और क्या क्या पेयर बन सकता है हमें बताना है कि कितने बनेंगे, 6 बनेंगे, 7 बनेंगे, 8 बनेंगे, 8 से ज्यादा बनेंगे। तो आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं भाई 7 और 11 को अभी मैं छेड़ता नहीं हूं। अगर ये 13 है, 13 में अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, तो क्या अब भी इनका एलसीएम मेरे पास सेम ही आएगा? आप कहेंगे सर एलसीएम निकालोगे, 7 तो कॉमन आ गया तो एक बार ले लेंगे, फिर 11 इंटू 13 नहीं चलेगा। अच्छा 13 में मैंने 7 को ले लिया, क्या 13 से मैं 11 को भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? क्या स्टिल मेरे पास अब भी मेरे पास यही वैल्यू आएगी 11 और 7 को कांस्टेंट करके, एलसीएम अब भी यही बनेगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ भाई, 7 और 11 को इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर दिया 13 में, अब पूरा ही कर दूं, क्या मेरे पास अब भी मेरे पास कैल्शियम यही आएगा? इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो मैंने कहा ये 4 तो यही बन गए। अब यहाँ पे मैंने 7 और 11 को कांस्टेंट किया था, है ना, एक केस तो ये था 7, 11, 13 इंडिविजुअली ले लिया। अब 7 और 11 को करके मेरे को 3 केस मिले, ऐसे ही मैं 7 के साथ अब 13 को ले लूंगा, तो आप कहेंगे सर 11 बचा मेरे पास, 7 के साथ मैंने क्या ले लिया, 13 को ले लिया, तो 11 इंटू में एक बार 7 करेंगे, एक बार 11 इंटू में आप क्या करेंगे, 13 करेंगे, और एक बार 11 इंटू 7 इंटू 13 करेंगे, तो 3 केस और मिल जाएंगे। ये ऐसे मैं 7 और 13 को कांस्टेंट कर रहा हूं, तो इसके बाद मैं यहाँ पे 7 को हटा देता हूं, 11 और 13 को कर दूंगा, तो फिर आपको यहाँ पे 3 डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी जिसपे ये करेगा। तो मेरे पास कितनी हो गई भाई, 10 तो यही हो गई, और ये मैंने कुछ ही स्पेसिफिक केसेस बताए हैं, इसके अलावा और भी केसेस बन सकते हैं। ठीक है, तो मैं कहूंगा 8 से ज्यादा तो यार ये वैसे ही हो रहा है, तो मोर देन 8 ही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आराम से आ सकता है। इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए जनरली हम क्या करते हैं, जैसे 1001 को मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, इसके सारे फैक्टर्स अगर मैं निकालने जाऊं ना 1001 के, तो आप भाई यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज ले सकते हैं। आप देखो 1 से कटेगा, 7 से कटेगा, 11 से कटेगा, 13 से कटेगा, फिर 7 इंटू 11 77 से कटेगा, 7 इंटू 13 करूंगा तो ये वाली वैल्यू मेरे पास 91 से कटेगा, है ना। फिर मैं यहाँ पे आगे बढ़ूंगा तो मैं 11 इंटू 13 करूंगा तो मेरे पास ये 143 से भी कटेगा, फिर 7 इंटू 11 इंटू 13 कर दूंगा तो ये 1001 से कटेगा। तो टोटल कितने फैक्टर्स आ गए मेरे पास यहाँ पे, 8 फैक्टर्स हो गए। तो भाई इसमें हम क्या कर सकते हैं, कहीं भी कोई भी इन 8 में से कोई भी एक वैल्यू इन तीनों जगह डालेंगे और बाकी का देखेंगे कि कौन सी वैल्यू बाकी जगह रखी है जिससे कि हमारे पास एलसीएम वो बनता चल रहा है। तो देयर कैन बी मेनी फैक्टर्स। क्लियर हो गई ये चीज? तो हम इस तरीके से अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी एक केस हो सकता था कि मैं 1001 यहाँ पे कर दूं, एक साइड ये भी बन जाता मेरे पास, क्योंकि डिस्टिंक्ट नंबर्स तो कहा ही नहीं है, तो मेरे पास ये वाली वैल्यू भी हो सकती थी। 1001 7 7 भी एक हो सकता था, 1001 11 11 भी हो सकता था, 13 13 भी हो सकता था, और भी बहुत सारे केसेस बन सकते थे। बनाने को आएंगे तो बहुत बन जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये है कि टोटल नहीं पूछा, एवरेज का एक सवाल पूछा गया था। जैसे हमारे पास कहता है कि हमारे पास 3 नंबर्स हैं पी क्यू और आर, उनका एवरेज क्या दे रखा है हमें, के दे रखा है। तो पी क्यू आर का एवरेज हमें क्या दे रखा है, के दे रखा है। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि भाई पी प्लस क्यू प्लस आर क्या हो जाएगा, 3k। ये दिमाग में चलती हैं चीजें। कहता है P इज एज मच मोर देन द एवरेज ऑफ Q, सॉरी P इज एज मच मोर देन द एवरेज एज Q इज लेस देन द एवरेज। P इज एज मच मोर देन द एवरेज, P में से एवरेज को घटा दिया, ये बराबर दे रखा है किसके, Q इज एज मच मोर देन द एवरेज, तो एवरेज में से Q को घटा दिया। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे मेरे पास P प्लस Q किसके बराबर आ गया, 2k के बराबर। ये तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस हो गया। तो मैं कह सकता हूँ P फिर K और Q किस में है, AP में है। यही चीज तो हो गई मेरे पास। और P Q K अगर AP में है और P Q R का एवरेज भी मेरे पास K दे रखा है, तो आप क्या ये नहीं कह सकते, अगर मैं मान लो P R और Q को लिखूं तो इनका एवरेज क्या आएगा, R आएगा। और अगर मैं P K Q लिखूं तो इनका एवरेज क्या आएगा, K आएगा। ठीक है, एपी में ये होता है, मिडिल टर्म हमारी एवरेज हो जाती है। तो R मेरा किसके बराबर हो गया, K के बराबर हो गया। ये मेरे को समझ में आ गया। हमें बताना है R का मान किसके बराबर होगा, तो ये तो K के बराबर होगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। चलें क्या आगे।
अगला सवाल टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के सवाल थे कुछ। जैसे कहता है एक ट्रैम क्या होती है, ट्रैम भी एक तरीके की, ये मान के चलो ट्रेन ही होती है, ठीक है। ये दुबई में जब मैं गया था तब देखी थी ट्रैम, काफी जगहों पे होती है, छोटी ट्रेन होती है एक तरीके की जो जमीन पे चल रही होती है। कहता है एक ट्रैम है जो दो पर्सन्स एक्स और वाई को, जो कि 3 किलोमीटर पर आवर और 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सेम डायरेक्शन में चल रही है, उन्हें पास करता है 8 सेकंड में और 9 सेकंड में। तो हमें बताना लेंथ ऑफ ट्रैम क्या होगी। अगर मेरे पास एक ट्रैम है जिसे एक पर्टिकुलर पर्सन को क्रॉस करना है तो उसे अपनी क्या करना पड़ता है, लेंथ को ही क्रॉस करना पड़ता है, ये मान के चलते हैं। तो इस केस में स्पीड इनटू टाइम जो डिस्टेंस होता है वो मेरा क्या होता है, ट्रेन की लेंथ के बराबर होता है। तो आप यहाँ पे अगर बेसिक अप्रोच से करना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि भाई अगर मैं ट्रैम की स्पीड किलोमीटर पर आवर में क्या मान लूं, x मान लूं, ठीक है, या फिर a मान लो, यहाँ पे x और y दे रखा है, तो ट्रैम की स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर मैंने मान ली। तो आप कहेंगे सर एक पर्सन जो 3 की स्पीड से जा रहा है उसे क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। आप कहेंगे सर रिलेटिव स्पीड क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो a-3 हो जाएगा, और टाइम कितना लग रहा है इसे क्रॉस करने में, 8 सेकंड, तो इनटू में 8। लेकिन क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में सेकंड में है तो आप इसमें क्या करेंगे, आप यहाँ पे 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए। तो ये मेरी ट्रेन की लेंथ हो गई ट्रैम की। ऐसे ही जब दूसरे पर्सन को क्रॉस करेगा जिसकी स्पीड है 4, तो आप कहेंगे सर इसे भी मीटर पर सेकंड में कर लिया और यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 9 से। तो यहां से मेरे को ट्रैम की लेंथ मिल जाएगी। आप सोल्व करेंगे तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे, आप ए का मान निकालेंगे, फिर ए का मान यहाँ पे पुट करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। एक तरीका तो यह, दूसरा तरीका क्या हो सकता था, आप कहते हैं सर जब लेंथ मेरे को क्रॉस ही करनी है दोनों केसेस में तो मेरे पास क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो गया कांस्टेंट, तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाएगी। तो स्पीड फर्स्ट केस में मेरे पास क्या थी, a-3, दूसरे केस में क्या थी, a-4, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो पहले 8 था और फिर हो जाएगा 9। ऐसे करके भी आप डायरेक्टली ए का मान निकाल सकते हैं या इस तरीके से सोल्व करके। हालांकि फिर आपको लेंथ निकालनी होगी तो डायरेक्टली यहीं पे पुट करके अपना आंसर निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास यहाँ पे 9a है, 8 है, तो इधर बचेगा a, 24 नेगेटिव का, यहाँ पे 36 नेगेटिव का, तो बचेगा 12। ठीक है, a का मान अगर मैं 12 रख दूंगा तो 12 - 3 9, यहां से काटूंगा 2, 2 से इसे काटूंगा 4, तो 5 इंटू में 4 कितना हो गया, 20। ये मेरी क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी। ठीक है, अगला सवाल हमारे पास सर्कुलर ट्रैक से रिलेटेड है। मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को ये टॉपिक पढ़ा रखा है। कहता है पी और क्यू एक सर्कुलर ट्रैक पे चलते हैं। कितने बजे, 5 बजे चलना स्टार्ट करते हैं। सेम पॉइंट से स्टार्ट करेंगे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे। और कहता है कि पी की स्पीड है 5 राउंड पर मिनट और क्यू की स्पीड है मेरे पास 3 राउंड पर आवर। 5 पी की 5 राउंड पर आवर है और क्यू की स्पीड है मेरे पास 3 राउंड पर आवर। अच्छा, टोटल डिस्टेंस को मैं एक राउंड के बराबर ही है तो आर मान लेता हूं, है ना। तो हमें बताना है एक दूसरे को कितना बार वो क्रॉस करेंगे 5:20 से लेके 7 बजे के बीच में। आप कहेंगे सर जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाती है, तो 5 राउंड और 3 राउंड कंबाइंड स्पीड, ये दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 8 राउंड पर आवर की स्पीड से चल रहे होंगे। इसका मतलब दोनों मिलके 8 राउंड लगाएंगे 1 घंटे के अंदर। क्या मैं ये चीज कह सकता हूं, है ना। और अगर दूसरी चीज हम करें, यहाँ पे स्टार्टिंग में 5 बजे चलना स्टार्ट करते हैं, 7 बजे की बात चल रही है, तो 2 घंटे में कितने राउंड लगाएंगे। आप कहेंगे सर 16 राउंड। 16 राउंड का मतलब ये है कि 2 घंटे बाद जैसे एक राउंड कंप्लीट होगा उनका मिलन होगा, क्योंकि दोनों एक इधर से जा रहा है एक इधर से जा रहा है। हर एक राउंड लगते ही वो क्या कर रहे होंगे, उन दोनों का एक राउंड पूरा हुआ मिल गए, फिर दूसरा राउंड पूरा हुआ फिर मिल गए, है ना, अपोजिट डायरेक्शन चल के। कुछ इस तरीके से वो डिस्टेंस को कवर कर रहे होंगे। हमें बताना है कि 5:20 से लेके 7 बजे तक कितने बार वो मिलेंगे। तो बिटवीन लिखा है तो भाई 5:20 का टाइम भी इंक्लूड नहीं करना और 7 वाला भी टाइम इंक्लूड नहीं करना है। अच्छा, 1 घंटे में वो 8 बार राउंड कवर करेंगे, तो पहला राउंड कितने टाइम के बाद कवर करेंगे, 5 बजे के बाद अगर आप निकालें तो आप कहेंगे सर 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो मेरे पास एक राउंड कवर करने में उन्हें लगेंगे 60/8 और 15/2। मैं कह सकता हूं हर 7.5 मिनट के अंदर, 7.5 मिनट के अंदर वो एक दूसरे से मिलेंगे। पहला राउंड कवर हुआ, दूसरा राउंड कब होगा,
आप कहेंगे सर ये मेरे पास होगा 15 मिनट स्टार्टिंग के बाद, तीसरा राउंड कब होगा, ऐसे ही है 22.5 मिनट स्टार्टिंग के बाद, और इस तरीके से चलता रहूं। अगर मैं 16वें राउंड की बात करूं तो आप कहेंगे सर वो 120 मिनट के बाद, 120 मिनट मतलब 7 बजे। अच्छा, हमें 7 बजे से पहले के बताने हैं, तो टोटल 16 राउंड इनके 5 से 7 के बीच में लग रहे हैं। ये वाला तो इंक्लूड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले के बताने हैं। तो एक राउंड तो ये घट गया मेरा 16वें नंबर का, और पहला और दूसरा राउंड ये भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि 5:20 के बाद बताना और 7 से पहले का बताना है। तो 5:15 ही है यहाँ पे, तो 5:20 के बाद पहला राउंड जो है वो तीसरे नंबर का राउंड होगा, और तीसरे नंबर के राउंड से हमें 15वें नंबर के राउंड तक जाना है। तो नंबर ऑफ राउंड्स कितने हो जाएंगे भाई, आप कहेंगे सर 16 में से 3 हट गए तो बचे 13 राउंड्स। तो 13 बार वो मिलेंगे 5:20 से लेके 7 बजे तक। आई होप बिल्कुल आपको क्लियर हो गया स्टेप बाय स्टेप क्या कैसे चलेगा। टाइम एंड वर्क के सवाल देखते हैं। कहता है एक्स एक काम का 1/3 6 दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो 1/3 6 दिन में करेगा तो पूरा काम कितने में करेगा, 1/3 का क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। या फिर आप कहोगे कि 1/3 वर्क कितने टाइम में हो रहा है, 6 डेज में। कंप्लीट वर्क करना है तो 3 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो आप कहेंगे सर 6 इंटू में 3 18 डेज में पूरा कर सकता है। वाई 1/3 काम 8 दिन में कर सकता है, तो कंप्लीट काम आप कहेंगे 8 इंटू में 3 24 में कर लेगा। और मेरे पास जेड काम का 3/4 कर सकता है 12 दिन में, तो कंप्लीट कितना में करेगा, 3/4 का रिवर्स करेंगे तो 4/3, और ये आ जाएगा 16 डेज। आगे कहता है साथ मिलके काम करा एन डेज तक, उसके बाद एक्स और जेड ने क्विट कर दिया और वाई ने अकेला 8 2/3 दिन में काम को फिनिश करा, तो एन का मान बता दो। जब हमें टाइम दे रखा होता है तो टोटल वर्क क्या हो जाता है, इन तीनों का एलसीएम, और 18 44 और 16। आप देखेंगे 2 की पावर 4 है यहाँ पे 3 की पावर 2 है और 2 की पावर 1 है, और यहाँ पे 2 और 3 की पावर ये जो कि कम कम होगी, तो 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2, तो ये क्या होगा मेरे पास 16 इंटू में 9, यही एलसीएम होगा, जो आप 144 भी लिख सकते हैं। अगर एफिशिएंसी की बात करें तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम 18 से काटूंगा तो 9, 24 से काटूंगा 6, और यहाँ पे 16 से काटूंगा इसे, 18 से काटने पे 9 नहीं सॉरी 8 आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 9। तीनों साथ मिलके 14 और 6 9 23 की एफिशिएंसी से इन्होंने n दिन तक काम करा। उसके बाद x ने क्विट करा और यहाँ पे z ने क्विट करा, तो y अकेले ने काम किया कितने दिन तक, y ने काम किया 8 2/3, सोल्व करेंगे तो 26/3, तो टोटल काम कंप्लीट हो गया। टोटल काम कितना था 144। सोल्व करके हमें n का मान बताना है कि क्या आएगा, फटाफट से कर लेते हैं। 3 से काटूंगा 2, ये बन जाएगा 52, इसमें घटाऊंगा तो मेरे पास ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, तो यहाँ पे 92 बचेगा। 92 23 से काटूंगा तो 4, सोल्व करके n आ गया मेरे पास 4, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है हमारे पास कि सेट x है जिसके अंदर 20 पाइप्स हैं, जो एक टैंक को 40 मिनट्स में 70% भर सकते हैं। 70% 40 मिनट में भरेंगे तो 10% 2 मिनट में, और 100% कितने में, 20 मिनट्स में। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे पाइप x है जो सेट है 20 पाइप्स का, ये 20 मिनट्स में टैंक को भर सकते हैं। आगे कहता है सेट y है जिसके अंदर हमारे पास 10 पाइप्स हैं, जो कि टैंक का 3/8 मिनट में भरेंगे, तो टोटल कितने में भरेंगे 6, 3/8 का इन्वर्स कर देंगे तो 8/3, तो ये 48 डिवाइडेड बाई 3 16 मिनट्स में पूरा टैंक भर देंगे। और फिर मेरे पास कहता है एक सेट है z जो टोटल 16 पाइप्स हैं, और टैंक को आधा खाली कर सकते हैं 20 मिनट में। आधा खाली 20 मिनट में करेंगे तो पूरा खाली 40 मिनट में, 20 इंटू 2। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव है तो आप इसे मार्क करके रखिए कि ये खाली करने का काम कर रहा है। कहता है हमारे पास अगर आधे पाइप सेट x के बंद कर दिए जाएं, तो आधे बंद कर देंगे तो आधे खुले रहेंगे, तो सेट x के 20 की जगह कितने पाइप्स रह गए, 10 पाइप। 20 पाइप 20 मिनट में भरेंगे तो 10 पाइप कितने मिनट में, 40 मिनट में भर सकते हैं। तो ये हो गया मेरे पास। आधे पाइप अगर सेट y के खोल दिए जाएं तो y के 5 पाइप रह जाएंगे। पूरे पाइप 16 मिनट में भरते हैं तो आधे पाइप 32 मिनट में टैंक को फिल कर पाएंगे। और आगे कहता है कि पाइप सेट z के सारे पाइप ओपन कर दिए जाएं, तो सेट z के टोटल कितने पाइप है मेरे पास, 16 के 16 पाइप कितने मिनट में खाली कर देंगे, फिर 40 मिनट में, ये दे रखा है। अब इन सबको अगर हम ओपन करें तो कितना टाइम लगेगा,
टैंक को 50% भरने में। अब देखो डायरेक्टली आप ध्यान देंगे यहाँ पे, ये 40 मिनट में भर सकते हैं, ये 40 मिनट में खाली कर सकते हैं, दोनों की एफिशिएंसी सेम होगी। अगर साथ में चलाएंगे तो दोनों का काम निगलेक्ट हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं मोटा मोटा काम किसकी वजह से हो रहा है, पाइप वाई की वजह से। जो 32 मिनट में टैंक को पूरा भर सकते हैं, तो हमें भरना है आधा कितने मिनट में भरेंगे, तो आधे टाइम में। तो 32 भाग 2 क्या आ गया मेरे पास, 16 मिनट। और ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कुछ कैलकुलेशन नहीं है इस क्वेश्चन में, डायरेक्टली आप इस तरीके से कर सकते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन परसेंटेज के हमारे पास, कहता है जो पेट्रोल का प्राइस है वो 10% से बढ़ जाता है क्रूड ऑयल प्राइसेस की हाइक की वजह से। पेट्रोल का प्राइस हाइक से पहले था 90 रुपए पर लीटर। एक पर्सन को 2200 किलोमीटर चलना होता है हर महीने, और उसकी कार 16 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देती है। तो हमें बताना है कि उसे अपना ट्रेवल कितना रिड्यूस करना चाहिए जिससे कि उसे अपना एक्सपेंस सेम ही रखना हो। ठीक है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो हमारा जो पेट्रोल का प्राइस है वो कितना बढ़ गया, 10%। ठीक है। तो ओल्ड वर्सेस न्यू की बात करूंगा, प्राइस तो मेरे पास ये 10 था, तो अब कितना हो गया, 11। अच्छा, प्राइस इनटू क्वांटिटी किसके बराबर होता है, एक्सपेंस के बराबर होता है। अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं, क्या ये मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितना मेरे पास लीटर पेट्रोल होगा उतना ही हम डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएंगे, है ना। तो क्वांटिटी मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के, जितना ज्यादा पेट्रोल उतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल, जितना कम पेट्रोल उतना कम डिस्टेंस ट्रेवल, सीधा सीधा रिलेशनशिप है ना। अगर एक्सपेंस को कांस्टेंट रखना है तो मैं कह सकता हूं कि प्राइस क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी। प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी का मतलब प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस जो हम ट्रेवल करेंगे, ये भी होगा। तो प्राइस का रेशियो ये है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और ये हो जाएगा 11:10। तो मतलब हम पहले अगर 11 डिस्टेंस ट्रेवल करते थे, तो अब कितना करेंगे, 10। तो हमें बताना है कितना रिड्यूस करना है। तो आप कहेंगे सर रिड्यूस कितना करना है, 1 रिड्यूस करना है। 11 किसके बराबर है, पहले 2200 चल रहे थे, तो 1 मेरे पास 200 के बराबर हो गया। इतना ही डिस्टेंस मेरे को रिड्यूस करना है, तो 1:200 के बराबर, तो 200 किलोमीटर हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस को रिड्यूस करना पड़ेगा। अगला सवाल हमारे पास कहता है टीम एक्स ने क्या करा, टोटल n रन स्कोर करे 20 आवर्स के अंदर। तो हमारे पास टीम एक्स है, 20 आवर्स है, और हमारे पास कितने n रन्स हैं। ठीक है। आगे कहते हैं टीम वाई ने 10% कम ओवर्स में, 10% कम कर देंगे तो 18 घंटे में। टाई कर दिया स्कोर को, टाई करने का मतलब इन्होंने भी क्या कर दिया, n रन्स मार दिए। अगर टीम वाई का जो एवरेज रन रेट है वो 50% हायर होता तो वो टाई कर देते 12 महीने में। अब एवरेज रन रेट अगर 50% हायर होता तो भाई आप कहते हैं सर एक आवर में अभी कितना मान रहे हैं, n/18 मारेंगे। 50% हाई कर दिया मैंने तो इसका 3/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक आवर में इतने रन मारेंगे। 12 आवर के अंदर ये कह रहे हैं टाई कर देते स्कोर, तो 12 आवर में इतने मारेंगे, और टाई करने के लिए कितने रन मारने हैं, n ही मान रहे हैं, तो ये n के बराबर हो गया। तो हमें बताना है कि कितने रन स्कोर कर रहे थे टीम एक्स ने, n का मान बता दो। भाई इस इक्वेशन को देख के बताओ कि क्या मैं n का मान निकाल पाऊंगा। n से तो n एलिमिनेट हो जा रहा है ना, तो इक्वेशन मेरी सही बैठ ही नहीं रही, तो डिटरमाइन कर ही नहीं सकते हम। 36 इक्वल टू 36 आ जाएगा, सब कट के मेरे पास n इक्वल टू n दे दिया भाई सोल्व करके। तो n का मान तो हम निकाल ही नहीं पाएंगे ना यहाँ पे, और निकाल नहीं पाएंगे तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अगला सवाल हमारे पास जो सभी लोगों ने कर भी लिया होगा, कहता है एक कमोडिटी का जो प्राइस है ना वो P है अभी, इसे पहले k% इंक्रीज कर दिया, तो आप कहेंगे सर 100 प्लस k डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। फिर हमने क्या करा, इसे डिक्रीज कर दिया k से, तो 100 माइनस k डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। फिर कहता है हमने इसे फिर से अगेन इंक्रीज कर दिया k से, तो आप कहेंगे सर इसकी पावर 2 हो जाएगी। फिर हमने उसे अगेन डिक्रीज कर दिया k से, तो इसकी पावर भी 2 हो जाएगी। तो हमें बताना है कि अगर न्यू प्राइस मेरा q के बराबर है
तो क्या रिलेशनशिप होगी P और Q के बीच में? तो क्यों P और Q के बीच में रिलेशनशिप यहाँ पे बतानी है। आप देखेंगे यहाँ पे 10 100 है, 10 स्क्वायर तो 10 की पावर 4 आएगा, और Q में मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं कहूंगा Q इंटू में 10 की पावर 4, ये तो आएगा ही आएगा। कहाँ दिख रहा है? इधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है, तो ये दोनों होंगे, ये दोनों तो वैसे ही कट गए। और ये 100 प्लस के इंटू में 100 माइनस के, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे 10 स्क्वायर प्लस के 10 स्क्वायर माइनस के, तो 10 की पावर 4 माइनस के स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। 10 की पावर 4 माइनस के स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस के। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? करेक्ट हो गया। ठीक है, सबने कर लिया होगा ये तो। अब कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है वो हम करेंगे, देखिए एक बार जरा। आई होप अभी तक आपको कोई भी क्वेश्चन में ज्यादा दिक्कत नहीं आई होगी, आप इजीली सारे क्वेश्चंस को कर पा रहे होंगे। कहता है x एक रियल नंबर है बिटवीन 0 एंड 1, तो हमें बताना है क्या सही होगा। अगर x 0 और 1 के बीच में कोई नंबर है तो आप कोई भी वैल्यू रखो, से मैंने x को रख दिया 0.5, या जिसे कह सकते हैं 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर और 1/2 का क्यूब कौन बड़ा होगा? आप कहेंगे सर ये 1/4 है और ये 1/8 है, 1/4 बड़ा होगा। भाई यही दे रखा है, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे दे रखा है x ग्रेटर देन √x, तो भाई 1/2 है, और यहाँ पे 1/2 का अगर मैं रूट करूंगा तो ये वाली वैल्यू तो 0.5 है, ये वाली वैल्यू 0.7 आएगी। ठीक है, 0.5 बनेगा, 0.50 क्या होता है? 0.7 का होल स्क्वायर होता है। तो इस केस में मेरे पास ये वाली वैल्यू, रूट वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी, तो ये गलत है। तो मेरे पास ओनली 1 क्या होगा? करेक्ट होगा। हमेशा याद रखिए, जब भी हम क्या करेंगे, 0 से 1 की रेंज में जाएंगे, तो उस केस में जैसे जैसे आप पावर को बढ़ाते रहोगे, 0 से 1 की रेंज में क्या होगा, जैसे जैसे आप पावर को इंक्रीज करोगे आपकी वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। ये कंसेप्ट होता है। तो जैसे पावर इंक्रीज हुई तो वैल्यू डिक्रीज करेगी, इस वाले से छोटी हो जाएगी, तो सही है। अब यहाँ पे पावर को हमने क्या कर दिया, इससे कंपेयर करूंगा, क्योंकि 0 to 1 के बीच में रूट लो या स्क्वायर लो, सब 0 से 1 के बीच में ही रहता है। तो अगर ये है, ये वाली पावर मैंने बढ़ा दी, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी? छोटी होगी इस वाली वैल्यू से। ये चीज आपको डायरेक्टली याद रखनी है, और एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे करके दिखा दिया, आप देख सकते हैं। अगला सवाल मेरे पास कहता है कि 11 नंबर्स है मेरे पास, वैल्यू 1 क्या होगी? मिनिमम वैल्यू होगी एवरेज की सेट में। अगर हम कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स लेते हैं कुछ इस तरीके से, कि मेरे पास जो सभी इंटीजर्स हैं वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5 हो। तो अगर आपको मिनिमम बनाना है तो आप कहेंगे सबसे छोटे से स्टार्ट करेंगे, तो उस केस में -5, -4, -3, -2, -1, 0, इस तरीके से आप 11 वैल्यूज लेंगे, है ना। तो हमें क्या बताना है? ये एवरेज की मिनिमम वैल्यू निकलेगी, तो आपको इन 11 वैल्यू का एवरेज बताना है। तो ये हो गई मेरी वैल्यू 1। अगर मैं इनका एवरेज निकालूंगा, आप देखेंगे ये क्या चल रहा है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर नंबर हो, कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो, तो मिडिल वैल्यू ही मेरी एवरेज होती है। या फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कर लो, देखो स्टार्टिंग की 6 ले ली, फिर आगे की 5 लूंगा, तो लास्ट टर्म क्या आएगी? 5। एवरेज होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, -5 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, तो -5 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया मेरे पास 0/2, 0। तो ये वाली वैल्यू हो गई मेरे पास 0 एवरेज की। ठीक है, वरना मिडिल वैल्यू आती 6 टर्म जो कि 0 बन जाता, तो मेरा वैसे भी निकाल सकते थे। दूसरा तरीका क्या है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स व्हेन दे आर कॉन्जिक्यूटिव नॉन नेगेटिव नंबर्स। मिनिमम वैल्यू क्या होगी इन सभी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की जब ये नॉन नेगेटिव हो। नॉन नेगेटिव में सबसे पहला नंबर क्या आएगा? आप कहेंगे सर मिनिमम लेना तो छोटे वैल्यूज लेंगे सबसे पहले, तो सबसे पहला नंबर नॉन नेगेटिव में आता है 0, जो कि ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। फिर इसमें आप 1, 2 ऐसे कितना भी ले लो, 11 तक 11 नंबर लें तो 10 तक जाएगा। 0 में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, तो वैल्यू 2 भी क्या हो गई मेरी? 0 हो गई। तो अब कौन सा करेक्ट है? आप कहेंगे सर वैल्यू 1 और वैल्यू 2 दोनों बराबर आ गए, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। अगला सवाल हमारे पास कहता है दो नेचुरल नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो 10 का है। हम क्या कह सकते हैं? ऐसे नंबर्स के बीच में जो 5 से डिविजिबल हो और इन दोनों के बीच में लाई करें।
तो आप कहेंगे सर दो नेचुरल नंबर्स के बीच का डिफरेंस दे रखा है हमें 10, a माइनस बी मैं मान लेता हूँ दो नंबर्स हैं, इनके बीच का डिफरेंस हो गया 10। अब यहाँ पे आप a और b की बहुत सारी इनफाइनाइट वैल्यूज ले सकते हो जिसके डिफरेंस मेरे पास भी आ गया। जैसे a का मान मैंने रखा है साल से 20, तो ये 10 रख सकता हूं तो 10 आ गया। a का मान 21 रखा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा तो भी 10 है। 22 रखूंगा ये 12 आ जाएगा तो भी 10 है। ऐसे इनफाइनाइटली मैं इंक्रीज करता चला सकता हूँ, कोई भी नंबर रख सकते हैं। अच्छा, इनके बीच में जो नंबर राय करेंगे जो कि 5 से डिविजिबल होंगे उनके बारे में क्या कह सकते हैं कि सिर्फ एक नंबर होगा, सिर्फ दो नंबर होंगे, मोर देन वन नंबर होगा, या कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा, तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, देयर कैन बी मोर देन वन सच नंबर। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं यहां पे जब नंबर्स लेने की बात कर रहे हैं, कोई भी आप यहां पे केस लेंगे 21 से लेके अगर 11 के बीच के नंबर, इनका डिफरेंस 10 आ रहा है लूंगा, तो इसके बीच में मेरे पास 15 भी पड़ेगा और क्या पड़ेगा यहां पे मेरे पास 20 भी पड़ेगा। तो कितने नंबर आए, दो नंबर्स बन गए या नहीं बन गए, है ना। अगर मैं यहाँ पे जो वैल्यूज लेनी थी मेरे को कुछ इस तरीके से ले लेता 20 और 10, तो आप कहते हैं सर इसके बीच में 5 से डिविजिबल वाला नंबर एक ही है 15, तो फिर एक ही नंबर आता। तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट कह रही है कि सिर्फ एक नंबर होगा, गलत हो गया। दूसरी स्टेटमेंट कह रही है देयर आर ओनली टू सच नंबर, सिर्फ दो नंबर होंगे। हम कह रहे हैं कि यहाँ पे देयर कैन बी मोर देन वन सच नंबर, वन भी हो सकता है, वन से ज्यादा भी हो सकता है। और एक कह रहे हैं नो सच नंबर, कोई भी नंबर नहीं होगा, तो ये तो है ही नहीं, नंबर एक ना एक तो एग्जिस्ट करेगा, तो एक भी हो सकता है दो भी हो सकता है। ठीक है, अलग अलग वैल्यूज पे हम ट्राई कर सकते हैं। तो हमारे पास दो केसेस बनेंगे, ऑप्शन नंबर सी विल बी मोर एक्यूरेट अगर ये स्टेटमेंट देखी जाए तो। अगला सवाल हमारे दे रखा है कि भाई दो स्टेटमेंट्स हैं, इन्हें अच्छे से कंसीडर करो, आंसर बताओ। तो क्वेश्चन है कि स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर विच हैज एग्जैक्टली 4 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स। स्मॉलेस्ट एक डिजिट का नंबर जिसके एग्जैक्टली 4 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स हों, कौन कौन से होंगे। आप कहेंगे सर प्राइम नंबर जो होंगे उनके तो सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, हमें 4 फैक्टर चाहिए तो प्राइम नंबर को छोड़ देंगे। तो एक सिंगल डिजिट का वैल्यू होती है मेरे पास 1 to 9, तो इसमें 1 वैसे ही कंसीडर नहीं होगा, आपको बताइए 1 से कटेगा। 2 प्राइम नंबर है तो वैसे ही अपने आप से, या 1 से कटेगा तो 2 हट गया, ऐसे ही 3 हट जाएगा। फिर 4 की बात करेंगे तो 4 के फैक्टर्स क्या हैं 1, 2 और 4। हमें क्या चाहिए 4 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स चाहिए, तो नहीं मिला। फिर 5 से करेंगे तो प्राइम है 1 और 5, नहीं मिलेंगे। 6 है तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, क्या मेरे को मिल गया। क्या 6 ही वो सबसे छोटा नंबर है सिंगल डिजिट का जिसके 4 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, बिल्कुल। अब स्टेटमेंट 1 कहती है कि 2 एक फैक्टर होगा, स्टेटमेंट 3 कह रही है 3 भी एक फैक्टर होगा। स्टेटमेंट लास्ट में कहता है कि आप बताओ कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है चारों को पढ़ के। अब देखो यहाँ पे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में स्टेटमेंट मैटर करती है। हमें दिख रहा है कि 6 में भाई 2 भी एक फैक्टर है, 3 भी एक फैक्टर है, लेकिन पूछा क्या है ये तो देखो, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट्स अलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड बाय यूजिंग द अदर स्टेटमेंट अलोन। कि दो किसी एक स्टेटमेंट को यूज करके मैं आंसर निकाल सकता हूं, या तो ये ले लो या ये ले लो, और दूसरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब किसी एक से निकलेगा दूसरे से नहीं निकलेगा। अच्छा आप ये बताओ मेरे को, जब मैं ये आंसर निकाल रहा हूं मैंने क्या इन दोनों स्टेटमेंट को देखा था ये आंसर निकालने के लिए, क्या मुझे उसकी जरूरत पड़ी थी, नहीं पड़ी थी। तो हम कहेंगे यार किसी भी स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है इसको आंसर निकालने के लिए, मेरा आंसर ये होगा अगर इस तरीके से चीजें दे रखी हैं। तो डी कह रहा है द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड विदाउट इवन यूजिंग एनी ऑफ द स्टेटमेंट्स, तो ये सही हो जाएगा। मेरे को इन दोनों स्टेटमेंट्स की जरूरत है ही नहीं अपना आंसर निकालने के लिए, 6 तो मैंने डायरेक्टली निकाल लिया ना, मैंने वो स्टेटमेंट पढ़ी भी नहीं थी दोनों, तो ये आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमें आंसर करना है, ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन है। अगला सवाल हमारे पास कहता है कि P, Q, R और S क्या है हमारी डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट्स हैं, ठीक है। P इंटू PQ ये दे रखा है RRSS। तो आप हमें ये बता दीजिए कि भाई P अगर लेस देन इक्वल्स टू 3 और Q लेस देन इक्वल्स टू 4 है तो हमारे पास Q का मान क्या होगा। और इसमें भी ये बताना है कि भाई इस स्टेटमेंट को यूज करके आंसर निकलेगा, इस स्टेटमेंट को या दोनों को यूज करके या बिना किसी के यूज के भी हम आंसर निकाल सकते हैं।
तो पहले हम यही कोशिश करते हैं कि हम खुद से ही सोल्व करने की कोशिश करेंगे क्या क्यू का मान निकाला जा सकता है। P लेस देन इक्वल्स टू हमें दे रखा है 3, तो P का मान क्या हो सकता है, आप कहेंगे सर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है, ठीक है, नॉन जीरो डिजिट है। तो अगर भाई P ये 2 डिजिट का नंबर है, ये भी 2 डिजिट का नंबर है, आप ये बताओ कि 1 में ऐसी कोई भी 2 डिजिट के नंबर को मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं क्या? अगर P को 1 कर दिया तो मेरे पास जो आंसर आए वो क्या बन जाए, वो 3 डिजिट का आ जाए। और इसमें अगर P को 1 ही रखना है तो 1 इंटू में यहाँ पे Q का मान कुछ भी हो जाए। क्या ये नंबर कभी भी मेरा 4 डिजिट का जा सकता है? आप कहेंगे सर 11 इंटू में मैक्सिमम Q का मान क्या हो सकता है, 9 हो सकता है। तो 11 इंटू में 19 तो बहुत छोटा नंबर आता है, ये तो 209 बनेगा। तो यहाँ पे P को मैं 1 नहीं रख सकता, P को अगर 2 रख दूं तो आप कहेंगे सर 2 क्यों? अब Q का मैक्सिमम मान यहाँ पे भी अगर मैं 9 रख दूं तो 29 इंटू में 22, तो ये वाली वैल्यू भी मेरी क्या होगी, 3 डिजिट का ही नंबर बनेगा, 4 डिजिट का यहाँ पे नहीं जा पाएगा। 29 को 22 से मल्टीप्लाई करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये आ जाएगा 438 638, शायद यही आएगा, है ना। तो मेरे को यहाँ पे P का मान तो 3 ही रखना पड़ेगा, तो मेरे को सीधा सीधा दिख रहा है। और 3 इंटू में Q, ये कुछ इस तरीके से मेरे को Q का मान रखना है कि भाई मेरे पास यहाँ पे आ जाए R और SS। अब Q का मान क्या क्या रख सकते हैं जिससे कि इस फॉर्म में आए। Q मेरा लेस देन इक्वल्स टू 4 है, तो आपको पता है यार 1 2 3 4 में से कोई वैल्यू रखेंगे, 1 2 3 एंड 4। अगर मैं 33 में 31 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वाली वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, 32 स्क्वायर माइनस 1, 33 इंटू 31, 33 का स्क्वायर हो 33 इंटू 31, 32 प्लस 1 32 माइनस 1, 32 स्क्वायर 1024 माइनस 1 1023, यही होगा। अगर 32 से करूंगा तो आप कहेंगे सर 33 इंटू 31 तो अभी करा है, इसमें 32 को 31 प्लस 1 में ब्रेक करूंगा तो 33 इंटू 31 प्लस 33 ही तो करना है मेरे को, तो इसमें 33 जोड़ देंगे तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, क्या ये 10 मेरे पास 56 हो जाएगी। ये भी इस फॉर्म में नहीं है, किस फॉर्म में, RRSS, मतलब ये दोनों डिजिट सेम और ये दोनों डिजिट सेम नहीं आ रहा। 33 इंटू 33 करूंगा तो भाई ये तो 1089 होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो बस यही हो सकता है 33 इंटू 34, 33 इंटू में 34 आप करोगे तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, 33 प्लस 1 में ब्रेक करा पहले तो मैंने इसे, तो मैं कहूंगा 33 इंटू 33 1089 और प्लस 33, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी मेरे पास 2211। क्या यही रिजल्ट बनेगा? क्या ये RRSS है? तो भाई R का मान कितना आ गया 1 और S का मान क्या आ गया 2। तो मेरे पास यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट सही होगी, हमें बताना Q का मान। तो Q का मान तो मैंने निकाल लिया, Q का मान क्या होगा, इस तरीके से अगर मेरे को बनाना है तो Q को रखना पड़ेगा 4, तो मेरे को किसी भी स्टेटमेंट की जरूरत नहीं पड़ी, तो क्वेश्चन को हम किसी भी स्टेटमेंट के बिना अपना आंसर कर सकते हैं। दिस इज द सॉल्यूशन। ये हिंदी में है इसका, ऐसे ये वाला सवाल अगला करना है, इसका इंग्लिश है और ये हिंदी है, फटाफट से इंग्लिश वाले से करेंगे। कहता है कि भाई स्टेटमेंट को पढ़ो और बताओ, P प्लस Q का होल स्क्वायर माइनस 4PQ, जहां P और Q नेचुरल नंबर्स हैं तो पॉजिटिव होगा कब, पहली स्टेटमेंट दूसरी स्टेटमेंट। तो कह रहा है कि क्वेश्चन को कैसे हम आंसर कर सकते हैं। आप कहेंगे सर P प्लस Q का होल स्क्वायर माइनस 4PQ, अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा, वैसे तो मेरे को पता है P माइनस Q का होल स्क्वायर बनेगा, वरना P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ माइनस 4PQ, इसकी वजह से मेरे को क्या मिल जाएगा, आप कहेंगे सर ये बन गया मेरे पास माइनस का 2PQ, और ये वैल्यू बन जाएगी मेरे पास P माइनस Q का होल स्क्वायर, है ना। हमें इसे क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। अब ये क्या क्या वैल्यू ले सकता है आप ये बताओ। आप कहेंगे सर या तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो जनरली पॉजिटिव वैल्यू लेगा, लेकिन एक केस ये भी बनेगा, अगर P इक्वल्स टू Q हो गया तो ये 0 भी बन सकता है और 0 पॉजिटिव नहीं होता है। तो मैं डायरेक्टली क्या कह सकता हूं कि भाई ये पॉजिटिव इससे के होने के लिए मुझे कोई और स्टेटमेंट नहीं चाहिए, नहीं मेरे को चाहिएगी या तो P बड़ा हो Q से या फिर Q बड़ा हो P से। दोनों ही केस में मेरे पास यहाँ पे कोई एक इंटीजर वैल्यू आएगी, क्योंकि P और Q इंटीजर लेने हैं हमें, और उस केस में क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव वैल्यू स्क्वायर होने पे देगा। P और Q इक्वल्स टू Q वाला केस हमें नहीं चाहिए, तो हमें स्टेटमेंट्स की मदद लेनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन
किसी भी एक स्टेटमेंट को यूज करके हम अपना आंसर कर सकते हैं कि अगर कोई भी एक स्टेटमेंट होगी तो ये वाली चीज मेरी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ध्यान से करने वाला सवाल था। अगला सवाल हमारे पास कहता है p प्लस क्यू 10 दे रखा है। p और q क्या है, इंटीजर्स है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p क्यू कब होगी, वैल्यू 1 क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p क्यू जब p और q पॉजिटिव है। अगर p और q पॉजिटिव है तो हमें पता है p प्लस q अगर 10 दे रखा है तो मैक्सिमम वैल्यू कब मिलती है इस केस में हमारे पास, जब p इक्वल्स टू q हो जाए। अलजेब्रा में पढ़ा है, और p इक्वल्स टू q करेंगे तो आप कहेंगे सर p प्लस q मतलब 2p 10 के बराबर, तो ये 10/2 ये 5 के बराबर हो जाएगा, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, 5 इंटू में 5 25 हो जाएगी। ठीक है, वैल्यू 1 मिल गई। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p एंड q व्हेन p लेस देन इक्वल्स टू -6 है और q लेस देन इक्वल्स टू -4 है। ठीक है, आप इस केस में भी अगर करेंगे तो हमारे पास सेम ही रिजल्ट बनता है। जब p और q का मान बराबर होगा तभी मेरे को इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। तो हम कहेंगे यहाँ पे अगेन मेरे को 5 5 ही लेना पड़ेगा, और 5 इंटू 5 25 ही होता है, तो इस केस में भी वैल्यू 2 भी मेरी क्या होगी, 25 ही होगी। तो मेरे पास वैल्यू 1 इक्वल्स टू वैल्यू 2 ये आंसर आएगा। ठीक है, चलेंगे आगे अब हम। कहता है हमारे पास एक T20 क्रिकेट मैच होता है जिसमें 3 प्लेयर हैं X Y Z, और टोटल जो स्कोर किया उन्होंने 37 करा। तो X प्लस वाई प्लस जेड में कह सकता हूं 37 है। जो नंबर ऑफ स्कोर्स का रेशियो है जो X ने करा और Y ने करा वो बराबर है जो Y ने करा और जो Z ने करा। तो हमें बताना है X ने कितने रन स्कोर करे, Y ने कितने रन स्कोर करे और Z ने कितने रन स्कोर करे, इसके बारे में हमें बताना पड़ेगा। अच्छा, जब मैं इसे सोल्व करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे ये x बाई वाई इक्वल्स टू y बाई जेड अगर 3 टर्म्स दे रखी हैं तो ये कब होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज में होता है। ठीक है, या फिर आप ये भी देख सकते हैं एक्स जेड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरे पास, वाई स्क्वायर मिडिल टर्म का स्क्वायर, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो सकता है ना। अब यहाँ पे हमें कोई पता चल रहा है कि भाई कौन सी वैल्यू बड़ी होगी कौन सी वैल्यू छोटी। ऐसा भी हो सकता है कि x में किसी k कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूं y आ जाए, और y में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूं z आ जाए। अब k का मान मेरा क्या हो सकता है भाई, ये 1 से बड़ा भी हो सकता है 1 से छोटा भी हो सकता है। ठीक है, तो हो सकता है मेरा x सबसे बड़ा हो फिर y हो फिर z हो, और हो सकता है मेरा z सबसे बड़ा हो फिर y हो फिर x हो। दोनों केसेस में ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो मैं किसी के ऑर्डर के बारे में नहीं बता सकता कि भाई कौन सबसे बड़ा होगा कौन सबसे छोटा होगा, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड क्या आएगा मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। अगला सवाल हमारे पास कहता है 5 डिजिट का नंबर है हमारे पास P Q R S एंड T। सारी डिजिट्स अलग अलग हैं कुछ इस तरीके से कि T मेरा जो है वो 0 के बराबर नहीं है। ठीक, P T का 3 गुना है, आगे कहता है S इज ग्रेटर देन Q बाय 4, तो S क्या हो जाएगा Q प्लस 4 हो जाएगा, और Q इज ग्रेटर देन R बाई 3, तो R प्लस 3 मेरा Q के बराबर हो जाएगा। हमें बताना है ऐसे कितने 5 डिजिट नंबर पॉसिबल हैं इन कंडीशंस को मानते हुए। ठीक है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो क्या क्या चीजें मेरे को समझ में आ रही हैं भाई। एक तो क्या रखा था T 0 के बराबर नहीं है। ठीक, तो T का मान क्या हो सकता है, क्योंकि ये सारे के सारे डिजिट्स हैं तो कोई भी एक डिजिट जो होगी वो क्या नंबर ले सकती है, 0 to 9 ही ले सकती है, तो मैक्सिमम वैल्यू एक डिजिट की 9 हो सकती है। अगर ये सारे के सारे डिजिट्स हैं T 0 के बराबर नहीं है तो T का मान क्या हो सकता है कि हम 3TP के बराबर ले जाएं। आप कहेंगे सर T 1 ले सकते हैं 2 ले सकते हैं 3 ले सकते हैं, उसके ज्यादा जैसे ही लेंगे तो P मेरा 9 से बड़ा चला जाएगा, पॉसिबल नहीं है क्योंकि P भी डिजिट है। तो T का मान मेरे पास क्या हो सकता है 1 2 3, और उसके कोरोस्पोंडिंग मेरे को P की वैल्यूज मिल जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे S, यहाँ पे कुछ रिलेशनशिप दे रखी है कि भाई S क्या है Q से 4 ज्यादा, Q क्या है R से 3 ज्यादा। तो मैं अगर R के टर्म्स में देखूं Q को R प्लस 3 रखूंगा तो ये मेरे पास R प्लस 7 हो जाएगा। तो R से 7 ज्यादा अगर मेरा S होगा
तो एस भी एक डिजिट है, एक्स मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकता है, 9 ले सकता है। तो आर मेरा क्या ले सकता है, मैक्सिमम वैल्यू 2 ले सकता है। तो आर क्या क्या वैल्यूज ले सकता है, आप कहेंगे सर आर का भी मेरे को रेंज मिल गया, आर 0 ले सकता है, 1 ले सकता है और 2 ले सकता है। क्या आर इसके अलावा कोई वैल्यू ले पाएगा, अगर एस को एक डिजिट बनाना नहीं ले सकता। अब हमें यहाँ पे सोल्व करके क्या बताना पड़ेगा, आंसर बताना पड़ेगा। ये 4 ऑप्शंस हमें दे रखे हैं, एक एक करके केस ले लेते हैं भाई। पहले तो ये वाला ले लेते हैं, आर वाला ले लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा। आर को मैंने रखा 0, 1 और 2, ठीक। तो मेरे पास यहाँ पे कोरोस्पोंडिंग यहाँ पे क्यू का मान कितना हो जाएगा, 3, और 3 से 4 ज्यादा एस हो जाएगा, ये 7, ये 4 और ये 8 और ये 5 और ये 9। क्या यही 3 केस पॉसिबल है मेरे पास क्यू आर एस टी से। और अब मेरे को पी और टी के केसेस लेने पड़ेंगे, और सारी वैल्यूज मेरे को क्या लेनी है भाई, 7 नंबर 5 नंबर मेरे डिस्टिंक्ट होने चाहिए, ये क्वेश्चन में मेंशन है। ऑल डिस्टिंक्ट नंबर्स तो मैच नहीं करना चाहिए। अब टी का मान 1 2 3 जाएगा, तो अगर ये वाली वैल्यू मैंने 1 रखी तो ये 3 रखनी पड़ेगी। क्या पॉसिबल है, आप कहेंगे सर डिस्टिंक्ट नहीं जा रहा, नहीं पॉसिबल है। यहाँ पे 2 रखूंगा तो 6 आएगा, पॉसिबल है। 3 रखूंगा नहीं पॉसिबल, क्योंकि 3 ऑलरेडी दे रखा है, तो एक ही केस में आएगा। फिर यहां पे आ जाओ, 1 रख नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी यहां पे दे रखा है। 2 रखूंगा तो यहां पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, पॉसिबल है। 3 रखूंगा तो 9 आ जाएगा, तो एक और पॉसिबिलिटी बन गई 3 और 9 पे। यहां पे अगर हम रखेंगे तो भाई 1 रखूंगा तो क्या आएगा, 3 पॉसिबल है। 2 रखूंगा नहीं रख सकता क्योंकि 2 यहां पे है, और 3 रखूंगा तो यहां पे 9 बनेगा, 9 यहां पे, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो मेरे पास कितने केसेस बने यहां पे, टोटल 4 केसेस बने। तो 4 ही मेरा क्या आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। क्लियर। कोई और केस तो मेरे को यहाँ पे दिख नहीं रहा, अगर आपको दिख रहा हो तो आप चेक कर सकते हैं। मैंने स्टेप बाय स्टेप तरीका बताता हूं, मैं तुक्के नहीं लगाता आगे भाई यहाँ पे डायरेक्टली ये वैल्यू रख दो आपको आंसर मिल जाएगा। एग्जाम में हल्की सा भी एक केस छूट के आपका गलती हो सकती है, तो प्रोसेस क्या होगा करने का, हमें वो चीज समझनी है। प्रोसेस समझ आ गया तो एग्जाम में मिस्टेक नहीं करेंगे हम। अब जैसे ये वाला सवाल है, कहता है कि भाई कितनी पॉसिबल वैल्यूज है P प्लस क्यू प्लस आर की जो सेटिस्फाई करेगा 1/P प्लस 1/Q प्लस 1/R 1 हो जाए, और हमारे पास P Q R नेचुरल नंबर्स है। जरूरी नहीं है कि अलग अलग हो, सेम भी हो सकता है। अब ध्यान से ये क्वेश्चन को करना, बढ़िया सवाल है ये, टाइम कंज्यूमिंग भी है, एग्जाम में ऐसा दिखे तो लास्ट के लिए भी छोड़ना। ये 1 के बराबर है ना, P Q और R की डिस्टिंक्ट वैल्यू। आप एक मोटा मोटा तो ये समझ सकते हैं यार, P Q R अगर इक्वल कर देता मैं, है ना, क्योंकि डिस्टिंक्ट नहीं है, कहीं नहीं दे रखा, तो ये 1 कब आएगा, जब आप कहेंगे सर ये भी मेरा 3 हो जाए और ये भी 3 हो जाए और ये भी 3 हो जाए। तो एक केस तो मेरे को डायरेक्टली मिल रहा है 3 3 3, तो P Q R की मेरे को डिस्टिंक्ट वैल्यूज मेरे को क्या बताना है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ P प्लस Q प्लस R। तो आप कहेंगे सर 3 प्लस 3 प्लस 3, ये आ गया 9। एक वैल्यू तो ये पॉसिबल हो गई, है ना। ऐसी कितनी वैल्यूज होंगी हमें ऐसा बताना है। अब मैंने 1/3 वाला केस पहले क्यों लिया, क्योंकि मैं ये कह सकता हूं कि भाई अगर मैं 3 डिस्टिंक्ट नंबर्स ले रहा हूं जिनका सम मेरे को 1 बनाना है, 1/3 क्या होता है, 0.33 प्लस 0.33 प्लस 0.33, इन तीनों का सम करने पे मेरे को क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। अच्छा, अगर मेरी तीनों वैल्यूज 3 से बड़ी हो जाएं, क्या कोई ऐसा केस बन सकता है जिसमें P भी Q भी और R भी ऑल मेरे ग्रेटर देन 3 हो जाएं और सम 1 आ जाए। आप कहेंगे सर ये केस पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जैसे 3 से ज्यादा लोगे ना तीनों का मान, इसे 4 रख लिया तो 0.25 हो जाएगा, 5 रख लिया, 6 रख लिया, तो ये वैल्यू जैसे ही 3 से बड़ा होगा, जैसे P कोई भी 1 इनमें से मेरा 3 से बड़ा होगा, तो 1/P 1/Q 1/R क्या मैं कह सकता हूं कि ये छोटा हो जाएगा किससे, 1/3 से। और अगर ये 0.33 से छोटा हो गया तो 3 बार 0.33 से छोटी वैल्यूज का सम कभी भी मेरा 1 नहीं बन सकता। क्या ये चीज समझ में आ गया। तो मैंने कहा इन तीनों का मान, तीनों का एक साथ कभी भी 3 से ज्यादा नहीं जा सकता, जो भी मैं केसेस लूंगा। ठीक है, इंडिविजुअली एक का मान ज्यादा चला जाए बात अलग है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें एक एक करके सारे केसेस लेने की कोशिश करेंगे। तो मैं एक काम करता हूं, मैंने कहा ये इन तीनों का इंडिविजुअली एक साथ नहीं जा सकता, तो एक का मान क्या होगा, हमेशा इन तीनों में से एक का मान हमेशा क्या हो सकता है, 1 से लेके 3 तक ही हो सकता है, क्योंकि हमें ये क्या दे रखे, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे जाएंगे। तो P का मान मैं मान लेता हूं कि भाई हमेशा 1 से लेके 3 के बीच में रहेगा, इसके अलावा P का कोई भी और मान नहीं हो सकता।
तो अगर मैं p को यहाँ पे कर देता हूं 1, तो क्या केस बनेगा? आप कहेंगे सर 1/1 प्लस 1/q प्लस 1/r, ये 1 के बराबर, 1 से 1 उधर एलिमिनेट हो जाएगा, 1/q प्लस 1/r 0 के बराबर, तो 1/q माइनस 1/r। क्या ये चीज कभी पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल, क्योंकि r, ये सब p और r नेचुरल नंबर है, तो पॉजिटिव वैल्यू देंगे q और r, तो ये एक दूसरे के नेगेटिव के बराबर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे मेरे को कोई केस नहीं मिल रहा p इक्वल्स टू 1 पे। अब मैं केस निकालूंगा p इक्वल्स टू 2 वाला। जब p इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो मैं कहूंगा यार ये वाली वैल्यू तो आ गई 1/2। अब प्लस में क्या करें? 1/q प्लस 1/r, ये अगेन मेरे पास किसके बराबर होगा? 1 के बराबर, और मैं कह सकता हूं 1/q प्लस 1/r किसके बराबर हो जाएगा मेरे पास? 1 माइनस 1/2, ये वाली वैल्यू आ जाएगी 1/2, या फिर आप 0.5 के फॉर्म में भी देख सकते हैं। अच्छा, अब q और r का क्या मान रखें? एक मान तो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा भाई q और r का। हालांकि आप एक एक वैल्यू रख के ट्राई कर सकते हैं कि भाई पहले q का मैं क्या रख सकता हूं मिनिमम, r का बाद में निकालेंगे। तरीका ये होगा कि इसे क्या बनाऊं, q को मैं 1 रखूंगा तो 1/2 से बड़ा हो जाएगा, इधर नेगेटिव चला जाएगा, नहीं रख सकता। 2 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा, 1/r 0 नहीं बना सकते हम। तो q को मिनिमम मेरे को क्या रखना पड़ेगा? यहाँ पे 3 रखना पड़ेगा। अगर मैंने q को 3 रखा तो यहाँ पे क्या आएगा? 1/r हो जाएगा 1/2 माइनस 1/3, और ये वाली वैल्यू मेरे पास 3 माइनस 2 1 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 6। क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है। तो q 3 है तो मेरे पास r का मान क्या हो गया? 6 हो गया। एक वैल्यू ये मिल गई। p 2 3 और 6, 2 प्लस 3 प्लस 6, ये वाली वैल्यू क्या आ गई? 9 और 2 11 आ गई। ये पॉसिबल है। ठीक, अब अगला केस हम क्या लेंगे? मैंने q को 3 रख दिया, अब मैं यहाँ पे q को रखूंगा 4। अगर मैंने यहाँ पे q को क्या रखा? 4 रखा, तो यहाँ पे 1/4 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, तो 1/r क्या होगा? 1/2 माइनस 1/4, और ये वाली वैल्यू मिल जाएगी 1/4। तो भाई अगर q को 4 रखे हो तो आप r को भी 4 रख सकते हो। तो मैंने कहा यहाँ पे ये वाली वैल्यू 2 और ये 4 प्लस 4, ये 8 और 2 10, 3 डिस्टिंक्ट वैल्यूज तो मेरे को मिल ही रही हैं। तो भाई 1 नहीं हो सकता, कोई भी नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। 3 होगा या 3 से ज्यादा होगा, इन दोनों में से आंसर आएगा। ठीक, अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे हमसे ना p प्लस q प्लस r की डिस्टिंक्ट वैल्यूज पूछी है। हमसे ये नहीं पूछा कि इंडिविजुअली p q कितनी वैल्यूज, q की कितनी वैल्यूज, r की कितनी वैल्यूज। तो हमें एक तरीके से जब p q r का सम है तो कॉम्बिनेशन मान लो, जब मैं यहाँ पे 2 3 और 6 लिख रहा हूँ, अगर मान लो मेरे पास केस आता है 3 2 और 6, तो भी तब भी तो वो सेम ही बनेगा ना। जैसे 2 4 4 लिख रहा हूँ तो 4 2 2 लिख रहा हूँ, वो भी एक ही चीज होगी ना मेरे पास। तो हमें ये ऐसे केसेस हटाने पड़ेंगे। अब मेरे पास थर्ड केस आता है, जब मैं p को क्या ले लेता हूँ, यहाँ पे p को मैं रख देता हूँ 3। तो अगर p को 3 रखूंगा तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 1/3 बनेगा, 1 माइनस 1/3, 1/q प्लस 1/r, मेरे पास क्या आ जाएगा? 1/2/3 बचेगा, है ना। ये रिजल्ट है। अब आप ये चीज बताओ मेरे को, 3 वाले कौन से केसेस हैं? जब मैं एक को 3 रख रहा हूं तो बाकी दोनों 3 3, यहाँ पे q और r 3 3 पे सेटिस्फाई करेगा, ये वाला केस मैंने ले लिया। एक को 3 रखा तो बाकी को 2 और 6 रखूंगा, यहाँ पे एक को 2 रख दूं, एक को 6, या एक को 6 एक को 2 रख दूं, तब भी ये सेटिस्फाई करेगा। तो मेरे पास कौन कौन से केसेस अब रह जाएंगे इसके बाद जो मैं ले सकता हूं, ये मैं नेक्स्ट पेज पे एक बार आपको दिखाता हूं। तो मेरे पास यहाँ पे मैंने कहा p को अगर मैं 3 रखता हूं तो मेरे पास 1/q प्लस 1/r, ये मेरे को 2/3 चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं q और r का एक तो 3 3 वाला केस और एक 2 और 6 वाला केस मैं ऑलरेडी ले चुका हूं। इसके अलावा और केस हमें लेने पड़ेंगे कि क्या कुछ बन भी सकता है या नहीं बन सकता। आप कहेंगे सर देखो, जब हम यहाँ पे 1 1 नहीं रख सकता मैं, क्योंकि ये वाला पूरा रिजल्ट मेरे पास क्या है? 0.66 बनेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 1 1 रखूंगा तो ये 2 बन जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। फिर एक को 2 एक को 1 रखूंगा तब भी ज्यादा हो जाएगा। दोनों को 2 2 रखूंगा तो 1 आ जाएगा, वो भी इससे ज्यादा, ठीक है। उसके बाद 3 3 वाला केस ले चुका, ठीक है। 2 और 6 वाला भी केस ले चुका। अब यहाँ पे मैं आगे क्या कर सकता हूँ? यहाँ पे एक को मान लो 2 रखा मैंने, तो इसे 1 अगर मैंने q को रखा 2, तो उस केस में मेरे को यहाँ पे ये 6 मिल जाएगा, ठीक है। क्या और कोई वैल्यू? q का 2 पे भी मेरे को एक मान मिल गया है, q के 3 पे भी मेरे को एक मान मिल गया, q के 1 पे कोई मान मेरे को यहाँ पे मिलेगा नहीं। अगर आप q का मान 4 रखेंगे, ठीक है, तो आप लॉजिकली यहाँ पे समझने की कोशिश करना कि जैसे मैंने q का मान यहाँ पे 4 रखा तो ये वाली वैल्यू 0.25 बनेगी,
ठीक है, एक 1/3 में रख चुका हूं, 0.25 बनेगी। और ये वाली वैल्यू 1 2 3, क्योंकि क्यू पे मैं 1 2 3 चेक कर चुका हूं, तो सिमिलरली मैं कह सकता हूं मैं आर पे भी 1 2 3 चेक कर चुका हूं, क्योंकि उसके करस्पॉन्डिंग ही क्यू जाएगा। तो मेरे को जो ये वाली वैल्यू है, अगर क्यू को 4 रख रहा हूं तो आर को भी अब मेरे को वो वाले केसेस लेने पड़ेंगे जब मैं आर को 4 या 4 प्लस रखूं। और आप देखेंगे आर को जैसे ही 4 या 4 प्लस आप रखोगे तो 4 पे क्या होता है 0.25, 4 प्लस रखोगे 1/4 0.25 होता है। अगर ये 4 से ज्यादा बढ़ाया तो ये वाली वैल्यू 0.25 से कम होगी। और ऐसे ही यहाँ पे आर पे भी अगर आप 4 रखोगे तो 0.25 और 4 प्लस रखोगे तो 0.25 से वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, छोटी हो जाएगी। तो उस केस में यहाँ पे 0.25 प्लस 0.25 क्या होता है 0.5, जो कि इससे छोटा है। और आगे कोई भी वैल्यू जब बढ़ाते चलोगे वो वाली वैल्यू इससे छोटी आएगी, तो कोई भी केस मेरे पास नहीं बनेगा। तो मेरा इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा तो वो क्या जाएगा, ओनली 3 केसेस आर पॉसिबल। क्लियर है? कहता है एक नेचुरल नंबर n है कुछ इस तरीके से कि हम लिख सकते हैं n इक्वल्स टू p प्लस क्यू प्लस आर, जिसमें p q r जो है वो डिस्टिंक्ट फैक्टर्स हैं n के। तो हमें बताना है कितने नंबर बिलो 50 इस प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे। अब भाई ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में करना मतलब सर खपाने वाली बात है। जैसे कि हमें क्या कह रहा है कि मान लो मेरे पास नंबर है, एक एग्जांपल से समझाता हूं। मेरे पास मान लो नंबर है 6, इसके फैक्टर्स क्या होंगे, आप कहेंगे सर 1 है, 2 है, 3 है और 6। 3 डिस्टिंक्ट फैक्ट, ये 4 फैक्टर्स होंगे। क्या हम 6 को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये 3 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स के सम के बराबर आ जाए? तो आप कहेंगे सर खुद को तो एलिमिनेट करना पड़ेगा, खुद को तो लेना ही नहीं है ना, खुद को करेंगे उसमें कुछ भी सम करेंगे तो ज्यादा बन जाएगा। और आप कहेंगे सर यहाँ पे ये हो जाएगा 1 + 2 + 3, 3 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स का सम क्या बन गया मेरे पास, नंबर के बराबर बन गया। तो ये मेरा एक पहला केस हो सकता है, एक केस ही होगा। ऐसे हमें सारे केसेस निकालने हैं, कब तक, 50 तक, बिलो 50। अच्छा एक चीज बताओ, बिलो 50 मतलब 1 to 49 निकालने हैं। इनमें कौन कौन से फैक्टर्स मेरे हट जाएंगे? आप कहेंगे सर 1 to 49 जितने भी प्राइम नंबर्स है ना वो नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि भाई उसके 3 फैक्टर होते ही नहीं है। 3 फैक्टर सिर्फ कंपोजिट नंबर के होंगे, 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर। ठीक है, 3 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स तो प्राइम नंबर के होते ही नहीं है, तो वो आपको सारा एलिमिनेट करना पड़ेगा। 1 है, 1 का एक ही फैक्टर होता है तो वो एलिमिनेट करना पड़ेगा। और बाकी जितने भी नंबर्स हैं आपको एक एक करके चेक करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने एक तो ये निकाल लिया 6, मैं 1 हटा दूंगा, 2 हटा दूंगा, 3 हटा दूंगा, 4 से चेक करेंगे अगर हम, तो 4 के फैक्टर्स क्या है भाई? आप कहेंगे सर 1 है, 2 है, 4 है। खुद को तो कंसीडर करना नहीं है, क्योंकि खुद को करेंगे तो वैसे ही सम ज्यादा हो जाएगा। तो इन दोनों का सम 2 ही बचे खुद के अलावा, तो वो फैक्टर जिसके खुद के अलावा 2 हैं वो भी हटाने पड़ेंगे। या फिर मैं कह सकता हूं जिसके फैक्टर क्या हो 3 से ज्यादा होंगे, हमें सिर्फ वही कंसीडर करने हैं, क्योंकि 3 फैक्टर होंगे तो एक खुद हो जाएगा और बाकी के 2 का सम। ठीक है, तो हमें 3 का सम करना है, खुद को लेंगे तो ज्यादा चला जाएगा, तो हमें वही फैक्टर्स कंसीडर, वही नंबर कंसीडर करने हैं जिसके फैक्टर क्या होंगे 3 से ज्यादा होंगे। तो इसलिए हम 4 को भी नहीं ले सकते। इसके बाद 5 आएगा, 5 प्राइम हो गया, 6 मैंने ले लिया। इसके बाद अगली वैल्यू कौन सी आएगी, 7 प्राइम है, नहीं लेना। 8 के कितने फैक्टर हैं, 8 के होंगे 4 फैक्टर। तो 8 अगर आप करेंगे तो ये कहेंगे सर 1 2 4 एंड 8 फैक्टर होंगे। इन तीनों का सम कर रहा हूं तो 7 आ रहा है, 8 तो बन नहीं रहा। ठीक है, 8 को कंसीडर करना नहीं है तो ये नहीं होगा। ऐसे करके आप ऑटोमेटिकली चेक करते चले जाइए। ठीक है, तब जाके आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएंगे। अगर आपके पास फालतू टाइम है तो बैठ के ट्राई करते रहिए, आपको आंसर मिल जाएगा। अदरवाइज स्किप दिस एंड मूव ऑन। So this marks the end of this class. I hope this session is useful to you. बहुत कुछ आपको सीखने को मिला हो। ठीक है, कंप्लीट तैयारी के लिए आप मुझसे पढ़ सकते हैं। ऑफिसर बैच में आरबी की कंप्लीट टीम, जिसमें सारे क्लासेस के विद पीडीएफ सारी चीजें प्रोवाइड की जाती हैं, जिससे कम से कम टाइम में आप तैयारी कर पाएं। और अगर खाली मैथ्स पढ़ना है तो आप मैथ्स का द्रोणाचार्य बैच भी मेरा ले सकते हैं, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स की कंप्लीट क्लासेस मिल जाएंगी। चाहे आप एसएससी तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीसेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, जो जो टॉपिक्स आपके एग्जाम में पूछा जाता है सब करा रखा है मैंने इसके अंदर। इवन जैसे लोगरिथम है जो सिर्फ आपका सीडीएस में पूछा जाता है, उस टॉपिक की क्लास भी मिल जाएंगी। कुछ टॉपिक्स जो सिर्फ एनटीपीसी में पूछे जाते हैं या कहीं और, तो उनकी क्लासेस भी मैंने सारी डाली हुई है एसएससी एग्जाम्स के सिलेबस के हिसाब से। हालांकि फोकस एसएससी एग्जाम्स को करते हुए हम सारी चीजें पढ़ते हैं, लेकिन जो टॉपिक्स एक्स्ट्रा हैं जो एसएससी के अलावा बाकी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो भी हमने कवर करा रखा है। ऐसे ऑफिसर बैच के अंदर जैसे कुछ एग्जाम्स में हिंदी आती है तो हिंदी की क्लासेस भी अवेलेबल हैं, स्टेनो की क्लासेस भी अवेलेबल हैं। तो इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि बच्चों को बार बार भटकना ना पड़े। अगर एक सब्जेक्ट के लिए आप हमसे जुड़े हो तो उस सब्जेक्ट को कोई भी एग्जाम दो, फोकस एसएससी पे होके ही पहले तैयार किया जाता है, और उसके अलावा कुछ सब्जेक्ट्स हैं वो भी कवर होते हैं, तो आपको किसी और एग्जाम के लिए भी अलग से कोई कोर्स परचेज ना करना पड़े।
इसके साथ हम आपको चीजें पढ़ाते हैं, ठीक है। तो अभी आपसे अलविदा लूंगा, जय हिंद। क्या आप एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और कंफ्यूज्ड हैं कैसे प्रिपरेशन करें? देखो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आपको निकालना है तो सबसे जरूरी है आपका उसमें हार्ड वर्क, उसके बाद राइट स्ट्रेटेजी एंड राइट गाइडेंस। मैं शुभम जैन, एक्स जीएसटी इंस्पेक्टर, जिसने अपने 7 साल के टीचिंग करियर में लाखों बच्चों को ट्रेन किया और उनकी ड्रीम जॉब तक पहुंचने में मदद करी है। मैंने खुद एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला था, तो आई नो द बेस्ट मेथड जिससे कम से कम टाइम में अपन प्रिपरेशन तक कर सकते हैं। आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ऑफिसर बैच, एक ऐसा बैच जिसमें बेसिक्स टू हाई लेवल सारी चीजें आपको कराई जाएंगी। मैथ्स में उसमें मैं खुद पढ़ाता हूँ, साथ ही साथ आपको उसमें एक दिया जाता है टारगेट ग्रुप, जिसमें आप डेली बेसिस पे आपको टारगेट दिए जाएंगे, आपको वो फॉलो करने हैं और आप लिमिटेड टाइम के अंदर अपने कोर्स को कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ एक डाउट ग्रुप भी होगा जिसमें मैं खुद अवेलेबल रहूंगा। आप कोई भी क्वेरी अपने डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं और अपनी सही गाइडेंस में प्रिपरेशन को आगे ले जा सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में आप अपनी कंप्लीट तैयारी करेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे। साथ ही साथ कोई भी चीज आप पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड टेस्ट वहां पे अवेलेबल रहते हैं, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर पाएं। प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज कोर्स के साथ आपको मिलेगी। इसके साथ साथ आपके लिए एक एड ऑन भी है। जो लोग स्टेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे जिसमें हिंदी पूछा जाए, स्टेनोग्राफी की कुछ बच्चे प्रिपेयर कर रहे होते हैं, या फिर कंप्यूटर कुछ एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो उसकी क्लासेस भी हमने ऑफिसर बैच के अंदर इंक्लूड कर दी है, मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग के साथ साथ। तो एक कोर्स में आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। आप लोगों के लिए एक ऑफर भी है, अगर आप एग्जाम 10 कोड यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा ऑफिसर बैच के ऊपर। अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट के कोर्सेज लेना चाहते हैं तो दीज आर ऑल्सो अवेलेबल एट वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस, तो आप यू कैन एनरोल इन दोज कोर्सेज एज वेल। जय हिंद।